बैंक्स फाइनेंशियल ऊपर में बेचना ही बेचना है, निकलना ही निकलना है। बैंक्स फाइनेंशियल नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। सर सर ये तो वो फरवरी मार्च वाली आपने बात फिर से याद दिला दी कि नहीं लेना है, नहीं लेना है। उस समय पूरे बाजार पे था। इस समय आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं बैंक्स और एनबीएफसी से दूर रहना है, और तब के लेवल से कह रहे हैं जब बैंक निफ्टी 20,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, बल्कि 22,000 के आसपास पहुंच चुका था। तो वहां से जिस तरह की अब गिरावट आ रही है, क्या और पेन बनता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आज के सबसे बड़े कल्प्रिट्स तो यही हैं, 1100 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी पर। देखिए दीप, एक चीज़ क्लियर है, जितना आज गिरेंगे उतने रोज गिरेंगे नहीं। पॉइंट सिंपल है। देखिए, मैं बार बार आपको लगेगा मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये मई का महीना है। ये ना मार्च है जहाँ एक तरफा गिरावट मिलेगी, ना अप्रैल है जहाँ एक तरफा तेज़ी मिलेगी। मार्च के महीने में आपको दोनों तरफ मौके मिलेंगे। मैं मार्च की शुरुआत से 4 मई से यही कह रहा हूँ कि आप व्यू क्लियर रखिए, और व्यू नीचे का है। अब जब आपको व्यू क्लियर है तो आपको सिर्फ लेवल ढूंढना है कि मुझे किस लेवल पर क्या करना है, और लेवल बहुत क्लियर है। जब कभी भी किसी भी अच्छी खबर की वजह से उछाल मिलेगा, आपको बेचना है। चाहे वो उछाल आपको 9,585 का मिला हो, पैकेज 20 लाख करोड़ का, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की नेक्स्ट डे आप गैप से खुले, उस दिन हमने सबकी शॉर्ट भी कटवाई। मुझे याद है अच्छे से कि नेक्स्ट डे हमने 2 शॉर्ट कॉल इंडेक्स पे दिए थे, निफ्टी पर भी, बैंक निफ्टी पर भी, जिस दिन पैकेज के बाद गैप से खुला और फिर नीचे आने लगा। सीरीज के पहले दिन 4 मई को साफ साफ कहा सेलिन में गो अवे, क्योंकि क्लियर कट मई में आपको डायरेक्शन, क्योंकि अप्रैल में जो तेजी बन गई वो मई में मिल नहीं सकते, और वहां से 1100 पॉइंट निफ्टी नीचे है। तो अब आप ये मुझे पूछेंगे कि इस वक्त एनबीएफसी और बैंक्स का क्या? ये सेल ही है, लेकिन क्या आपको आज का आज अभी का भी सेल करना चाहिए? नेचुरली ना, इसका जवाब है, क्योंकि अब इतने गिर चुके हैं। हो सकता है थोड़े और गिरे, लेकिन आप किसी मौके का इंतजार करें, वो मौका आपको मिलेगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इससे बढ़िया मार्केट, इनफैक्ट मार्च से बढ़िया मार्केट ये है। मार्च के महीने में किसी को मौका नहीं मिला, एक तरफा रोज रोज रोज, जब तक आप सोचे, मन बनाए कि क्या करना है, तब तक मार्केट नीचे का लेवल दिखाता है, तो आप कुछ कर नहीं पाते। अब मई में आपको मौका दे रहा है तो आप मन नहीं बना पा रहे। तो अब इसमें मार्केट की क्या गलती? जब मौका, मार्केट लगातार गिर रहा है तो आपको करना नहीं है, मौका दे रहा है तो आपको लगता है नहीं ऊपर जाएगा, तो फिर अगर आप इस तरह से ट्रेड करेंगे या इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे तो फिर पैसा बनाना मुश्किल है। व्यू तो लेना पड़ेगा, व्यू नहीं लेंगे तो आप ऊपर में फंसेंगे। तो सिंपल चीज़ है, बीच में ट्रेडिंग के मौके अलग अलग आते रहेंगे। कभी कभार ऐसा नहीं कि पूरे मई के महीने में हमेशा हमने मंदी बोली, हमने कभी कभार तेजी भी बोली है, तेजी भी होती है। आप ट्रेड करें, निकल जाए पैकेज आने के ठीक पहले, उस दिन 9,050 से जो निफ्टी घुमा, हमने साफ बोला था कि शॉर्ट काट लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। नेक्स्ट डे आपको सीधे 500 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर मिला है, वहाँ पे आपको एग्जिट करने के लिए भी राय दी। तो पॉइंट सिंपल है। अभी भी कभी ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, या फर्ज करें मैं आप एक, मतलब मेरे को कोई खबर नहीं है और नहीं मैं उम्मीद भी रख रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ समझिए, चलिए मार्केट की हालत को देखकर वित्त मंत्री जी को दया आ जाए और वित्त मंत्री जी कहे कि चलिए हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटा देते हैं। नहीं हो सकता, होने में कुछ भी हो सकता है। अगर हो गया और 500 पॉइंट ऊपर मिला तो ये तो आपको मुझे पता नहीं है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, जब तेजी मिले ना, तो मैं बार बार ये बोलूँ, गर्मी आए, मार्केट तेजी में आए, उस वक्त छोड़ो मत। उस वक्त आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके शांति से बैठ जाओ, और हम कर रहे हैं। हमने आपको क्लियर कट हर बार बताया, अभी भी बता रहा हूँ, जब भी लेना भी है तो बैंक एनबीएफसी आपको लगेगा जरूर कि अरे इंडसइंड बैंक तो 10% बढ़ता है, आरबीएल तो 20 बढ़ता है, बंधन बैंक तो 30% बढ़ता है, इन्हीं में लेंगे। नहीं, यही गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि इनमें अगर आपने टाइमली एग्जिट कर दिया तब तो ठीक, लेकिन हम जानते हैं कितने लोग टाइमली कर पाते हैं। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, 2020 का साल, अभी तक तो मैं मार्च अप्रैल मई की बात करता था, अब मैं आपको पूरे साल की बात बता देता हूँ। 2020 का साल आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है लाइफ में। पहला, आपको हेल्थ बचानी है, और दूसरा आपको वेल्थ बचानी है। हेल्थ मतलब आपको अपने आप को, अपने परिवार वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने सहयोगियों को कोरोना से बचाना है। आपने निकाल लिया 2020 का साल कोरोना से बचकर, 2021 में तो वैक्सीन भी मिल जाएगी, इलाज भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज शायद ना रहे। तो 2020 आपको हेल्थ वाइज सावधान रहना है, और 2020 ही वेल्थ वाइज भी सावधान रहना है। यहाँ मोटा पैसा बनाने के चक्कर में ना पड़े। पता चला आप 9,800 9,900 के लेवल पे कैश के वो स्टॉक्स लेकर बैठ गए जो आपके घर जमाई हो गए। आप 6-6 साल 5-5 साल वापस भाव नहीं देखेंगे, इसलिए हम मना करते हैं। तो आपको दोनों ही चीज़ें बचा कर रखनी है। देखिए, आपके पास हेल्थ बची रहेगी तो ज़िंदगी पड़ी कमाने के लिए, वेल्थ बची रहेगी तो ज़िंदगी भर आपको लेवल्स मिलेंगे पैसा लगाने के लिए।
कोई दिक्कत नहीं, और नहीं मिले तो कम से कम आपके पैसे तो बचे ना। समझिए आपने 1000 पॉइंट निफ्टी ऊपर नहीं लगाया पैसा, या आप वहाँ पर निकल गए, तो भी आज 1000 पॉइंट तो आपके बचे हैं ना कम से कम। ये बचत है, वही आपकी कमाई है। ठीक है, आप आज ही डाल दीजिए फिक्स डिपॉजिट में, एफडी में 7-8% आपको रिटर्न अगर बन जाता है तो आपके 10% 12% ऊपर के बचे, 5-7% हो गया ना, 20% आपका। और क्या चाहिए? पॉइंट सिंपल है, इस वक्त रिस्क कम लेनी है, बात को समझिए। देखिए, हम खुद इन्वेस्टर हैं, हम कुछ चाहते हैं कि मार्केट बढ़े, और पैसा तभी बनता है जब मार्केट बढ़े, लेकिन उसका भी एक लेवल है, उसका भी एक समय है कि आपको कब लगाना है। मार्केट बढ़ने का मतलब ये थोड़ी कि आप 12,000 पे भी लगाएंगे और आप 10,000 पे भी लगाएंगे और 8,000 पे, हर एक लेवल पे आंख बंद करके लगाएंगे। ठीक है, 12,000 के वक्त किसी को नहीं पता था कोरोना है इसलिए लगाया, तो वो ठीक है, समझ में आता है कि दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसा भी समय आ सकता है जब दुनिया स्टैंड स्टिल जैम हो जाए, कोई घर से बाहर ना निकले पूरी दुनिया में। ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो वो वहाँ जो गलती हुई तो हुई, वो तो किसी को पता नहीं था, लेकिन जब अब आंखें खुली है तब हम गलती कैसे करें? तो मेरा पॉइंट सिंपल है, हल्के होने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा अभी बेचिए, अब बेचना बेवकूफ़ी है। इन लेवल पर बाउंस का इंतज़ार करें, आएगा बाउंस। और सिंपल है, फिर कह रहा हूँ दीप, इकोनॉमी की हालत दिखाने वाले दो ही सेक्टर हैं, बैंक्स, एनबीएफसी, जो तुरंत आपको इकोनॉमी की हालत दिखाते हैं। और ऐसे में अभी आपको बैंक्स और एनबीएफसी, जब भाव ऊपर आए, निकलने की सोचना है, न कि लेने की सोचना है। 10-20% बढ़ेंगे, मुंह में पानी आएगा, आपकी मर्जी है सर। मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ रहा, मैं किसी को रोक नहीं रहा, और कोई मेरे बोलने से ये ना कहे कि अनिल जी आपने बोल दिया इसलिए नहीं लिया। पैसा आपका है, आपका व्यू है, मेरा व्यू है जो है मैं आपको दे रहा हूँ। मेरा व्यू आप देख लीजिए, मई के महीने में एकदम परफेक्ट सही आया है, मार्च के महीने में एकदम परफेक्ट सही आया है, अप्रैल के महीने में हमने ट्रेडर्स को बोला नहीं लेना है, लेकिन इन्वेस्टर्स को हमने 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा डलवाया, एग्जिट भी करवाया। पैसा डलवा के 9,200-300 से लेकर 9,700-800 तक एग्जिट भी करवाया है। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो पॉइंट सिंपल है, अगर आपको ट्रस्ट है, भरोसा है, रहिए हमारे साथ, कैश में रहिए, वापस मौका मिलेगा, पैसा डलवाएंगे। लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है कि मैंने आज बेचा है और तुरंत ही इसी मई के महीने में मुझे 7,500 या 8,000 या 8,500 दिख जाए, ऐसा नहीं होता। मार्केट आपको ओब्लाइज नहीं करता। या मैंने ले लिया तुरंत 1000 पॉइंट, ये जो बड़े मूव, स्विफ्ट मूव आए ना 2 सीरीज में, मार्च और अप्रैल, इससे लोगों की आदतें बिगड़ गई है। दोनों तरह के लोगों की आदतें बिगड़ गई, तेजी वालों की भी, मंदी वालों की भी। मंदी वालों को भी एक ही महीने में 30-35% की मंदी चाहिए, तेजी वालों को भी एक ही महीने में 30-35% की तेजी चाहिए। ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री से उठाकर देखिए सारी सीरीज, 5-5% का मूव भी अगर किसी सीरीज, एक सीरीज में आ जाता है तो उसको बहुत बड़ा माना जाता है। ये तो एब्नॉर्मल सीरीज थी 2, उनको अलग हटा दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। अब रियलिस्टिक हुई है, और रियलिस्टिक होने में 10% का मूव ये जो आपको मई के महीने में दिख रहा है, हो सकता है जून में उतना भी ना दिखे। तो अब मार्केट चढ़ेगा तो भी धीरे धीरे, घटेगा तो भी धीरे धीरे, और उस हिसाब से आपको व्यू क्लियर कट रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरा व्यू बहुत क्लियर है, मुझे उछाल में बिकवाली करनी है, बात खत्म, सिंपल। और फिर बैंक और एनबीएफसी, ये तो नीचे में भी नहीं लेना है। लेंगे हम सीमेंट लेंगे, हम मेटल लेंगे, हम एफएमसीजी लेंगे, हम फार्मा लेंगे, होगा तो हम कुछ सरकारी कंपनियां भी लेंगे, लेकिन बैंक से एनबीएफसी नहीं लेंगे। बिल्कुल सर, बैंक्स और एनबीएफसी से तो दूर ही रहना है, ये क्लियर हो गया। और बाकी जो अनिल जी ने आज सुबह स्टॉक्स के बारे में मेंशन किया था, वहाँ पर भी टारगेट्स आ गए। थोड़ी देर में वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे मार्केट का भी हाल जानेंगे। पर उससे पहले एक बार मानसी से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कुछ अहम ट्रिगर्स क्या हैं जो आने वाले दिनों में बाजार पर ट्रैक करने पड़ेंगे। बताएं मानसी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आने वाले 3 दिनों में कई सारे इवेंट्स हैं जिस पर फोकस रहेगा। सबसे पहले आज आने वाले नतीजों की बात कर लेते हैं। निफ्टी स्पेस में भारतीय एयरटेल कंपनी बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे पेश कर सकती है, और साथ ही टोरंटो पावर वाइड बाजार में इसके नतीजे का भी इंतजार है। इसके अलावा वेदांता डीलिस्टिंग के प्रस्ताव पर अब क्या फैसला आएगा, इस पर भी हमारी नजर है। और साथ ही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक आज दोपहर 3:30 बजे होने जा रही है, और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन भारत का नेतृत्व करेंगे। खासतौर से कोरोना वायरस के ऊपर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा अम्फन नाम का तूफान जो कि वेस्ट बंगाल के पास उनके तट पर आ पहुंचा, उसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग आज जो होने जा रही है, और 4 बजे ये बैठक होने वाली है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस तूफान का पूरा रिव्यू अमित शाह ले रहे हैं, और इस बैठक में प्रधानमंत्री भी होंगे।
की इस सिचुएशन पर बातचीत करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा कल की अगर बात करें बोर्ड बैठक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की और एल&टी इन्फोटेक की दोनों बैठक पर नजर होगी। नतीजों के लिहाज से बजाज फाइनेंस के लिए काफी अहम दिन होगा। 12 से 2:30 बजे के बीच निफ्टी स्पेस में बजाज फाइनेंस के नतीजे आएंगे। इसके अलावा टाटा पावर अपोलो टायर्स के नंबर्स पर हमारी नजर होगी। बुधवार के दिन कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट्स इश्यू भी बुधवार को खुलेगा। 20 मई से 3 जून तक का ये राइट इश्यू खुला रहने वाला है, जिस पर फोकस है। और एक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड की। और इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइज 20 मई को ही एनसीडीज के जरिए 500 करोड़ जुटाने को लेकर कंपनी फैसला लेगी। नतीजों के लिहाज से डॉक्टर रेड्डीज निफ्टी स्पेस में इसके नतीजे आएंगे बुधवार के दिन। बजाज ऑटो के नतीजे और साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे निफ्टी में। वायदा बाजार में जुबिलेंट फूड के नतीजे आने वाले हैं बुधवार के दिन, जिस पर नजर होगी। ओके, तो ये है आपके लिए सारे ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर। आइए करते हैं शुरुआत, और पहला बिगुल आज वागले साहब के लिए बीटीएस डबल टी का। बताएं वागले साहब। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग में आई थिंक आपने जो टाइमिंग पकड़ा है फाइनेंशियल्स का स्पेसिफिकली वो बिल्कुल परफेक्ट था। और अभी सारे स्टॉक्स एनीवेयर बिटवीन 7 और 8 और 10% नीचे है, तो अभी मुझे फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा वेट करूंगा। हालांकि लेना नहीं है वो तो आप कह चुके, मैं एग्री करता हूँ। मेटल्स में मुझे हिंडाल्को में एक ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है और हिंडाल्को सिर्फ 2.5-3% डाउन है। तो 116-116.30 ये करंट भाव है, यहाँ पर बेचे। मेरा सिर्फ ₹2.5 का स्टॉप लॉस है। 118.50 का मेरा स्टॉप लॉस है, तो ₹2.5 रिस्क में आपको एक ट्रेड मिल रहा है। और अगर इसने 114 का आज का लो ब्रेक किया तो ये सीधा 108 तक जा सकता है, तो मैं उसको के लिए प्ले करूंगा। ये मूव आज और कल के लिए है। 118.50 का स्टॉप लॉस, ₹108 का टारगेट। ओके, तो हिंडाल्को में है बिकवाली की राय इस वक्त वागले साहब की तरफ से 118.5 118.50 से स्टॉप लॉस का लेवल है। 114 का लेवल नजर में रखिए, इसके टूटते ही ये स्टॉक तेजी से गिरेगा, तब 108 के लेवल के लिए आपको करनी है खरीदारी। अगला बिगुल बीटीएस डबल टी का सुमित जी के लिए। जी सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी सेल साइड का ही स्टॉक है, यहाँ पे लग रहा है कि गिरावट देखने को मिलेगी। अदानी पोर्ट के अंदर स्ट्रक्चर वीक हुआ है, पिछले 3 दिनों के लोज ब्रेक हुए हैं। स्टॉक 295 स्पॉट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अदानी पोर्ट में यहाँ से गिरावट बढ़ेगी और नीचे में हमें 282 से लेके 270 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अदानी पोर्ट में 305 307 के स्टॉप लॉस से सेल का व्यू लेके काम करने का सलाह रहेगा। 282 का पहला टारगेट होगा और 270 का दूसरा टारगेट होगा। इस हफ्ते में ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, ऊपरी लेवल्स पे ऐसा लग रहा है टॉप बना है। 3 दिन के हाईज ऑलमोस्ट सिमिलर थे, आज गैप डाउन देखने को मिला और उसके बाद 3 दिन के लोज ब्रेक हो रहे हैं, तो यहाँ से स्ट्रक्चर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। 282 270 का टारगेट, 305 307 के स्टॉप लॉस से अदानी पोर्ट में सेल सर्कल लेके काम करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो अदानी पोर्ट को बेचने की राय है यहाँ पर सुमित जी की तरफ से। 293 के आसपास आपको बेचना है। 307 का स्टॉप लॉस और 282 270 के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है आपको। वसीम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, हम उनको फ़ोन लगा रहे हैं। तब तक एक जल्दी से क्विक कॉल मार्केट पर मैं आशीष सर से ले लूँ। आशीष सर, 8,860 8,850 8,900 इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ से बाजार पर व्यू। आशीष सर आवाज आ रही है आपको? चलिए, आशीष सर तक शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे वापस से। और इस बीच वसीम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो चलिए आइए बिगुल बजाते हैं वसीम साहब के लिए। वसीम के हसीन शेयर। तो वसीम साहब तैयार है अपने कुछ बेहतरीन शेयर्स के साथ, लेकिन उससे पहले वसीम साहब से पूछ लें जो अपडेट वो देना चाहते हैं अपनी ओपन पोजीशन पर। वसीम साहब बताएं सर। हाँ अनिल जी, तो सुबह जो कॉल दी थी वो खड़ी है, उसमें SBI बाय था
एसबीआई में हमने एसबीआई में बाय दिया था, जिसमें स्टॉप लॉस दिया था 153 का, 167 का टारगेट है। एस्कॉट्स में बाय दिया था 805 का क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस है, वो 850 का टारगेट है, वो 835 अभी मार के आया है। और पीडीलाइट में सेल था, स्टॉप लॉस है 1375, टारगेट है 1315। और बाटा में सेल था 1340 का स्टॉप लॉस, 1250 का टारगेट। एक और मेरी कॉल खड़ी थी जो मैंने आपको 2 दिन पहले बताई थी, पेज इंडस्ट्री। पेज ने आज हाई मारा है 18150, तो आप उसको कोई भी डिक्लाइन मिले तो आप अपनी पोजीशन और बढ़ा लिए, बिकॉज पेज इज नाउ ब्रेकिंग आउट। मेरा टारगेट वहां पे 18,500 से 18,700 तक, 18,500 से 18,700 तक का होएगा। ओके परफेक्ट। तो अब नई कॉल्स में सर क्या बाय हैं, सेल हैं, क्या है? नहीं सर, नई कॉल में अब 3 बाय हैं और 1 सेल है। थोड़ी सी ये ट्रेडिंग भी है, थोड़ी सी डिलीवरी Okay, कॉल्स है, 3 बिकॉज आप रूरल साइड पे काफी ब्रेक देख रहे हैं, तो ये मौका नहीं चूकना चाहिए अच्छे शेयर लेने का सर। ओके चलिए, तो बाय कॉल्स, सबसे पहला बाय कॉल सर। हाँ, सबसे पहला बाय होएगा सर गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर के नंबर भी अच्छे आए हैं और हमने देखा है कि हैंड सैनिटाइजर और बाकी बिजनेसेस में उसका बड़ी एक्सपेंशन है। साथ में जैसे एक्सपोर्ट खुलेगा, आई थिंक ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट टू प्ले इन द मोस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया। 540 542 का भाव है, इसमें आप 535 का स्टॉप लॉस रखिए। ट्रेडिंग प्ले है, 558 टू 560 का टारगेट गोदरेज कंज्यूमर। स्टॉप लॉस सर एक बार फिर से बताएं। 535 का स्टॉप लॉस है, 558 टू 560 का टारगेट। ओके ओके, कैश लेवल से गोदरेज कंज्यूमर्स खरीदारी करने की राय है। 540 542 की रेंज में यहाँ पर खरीदारी करिए। 535 का स्टॉप लॉस लगाकर 585 560 के टारगेट के लिए ये है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर्स में खरीदारी करने की राय। दूसरा स्टॉक सर खरीदारी करने के लिए? हाँ, दूसरा सर सबसे अच्छा मीडियम टर्म और लॉन्गर टर्म पिक होएगा, वो होएगा आईटीसी। आईटीसी के जैसे आपको कहा 50,000 करोड़ रुपया कैश पड़ा हुआ है और साथ में सिगरेट स्मोकिंग और बाकी बिजनेसेस बहुत एक्सपैंड कर रहे हैं। और सो उनके जो सॉफ्ट जो समर के लिए होता है पोर्टफोलियो, दैट इज गोइंग टू डू वेरी वेल। 166 का भाव है, इसको स्टॉप लॉस रख लीजिए सिर्फ 162 का और 175 का टारगेट इसका आईटीसी का। ओके 175 के टारगेट के लिए आईटीसी में खरीदारी करें। और इसका स्टॉप लॉस बताएं एक बार सर बसिन साहब वापस से फिर प्लीज। बसिन साहब आवाज आ रही है आपको सर? हाँ जी सर, 162 का स्टॉप लॉस है सर जी, 162। और तीसरी पिक सर आपकी खरीदारी की तरफ? तीसरी पिक है सर अगेन थोड़ा ट्रैक्टर प्ले है। जैसे स्कॉट्स के नंबर स्ट्रांग है, मुझे लगता है महिंद्रा विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एग्री किसान और ये जो रूरल कार्ड्स हैं। तो 375 से 377 का भाव है, 375 टू 377। इसमें आप स्टॉप लॉस रखिए 368 का और टारगेट रखिए 390 का। ओके 390 का टारगेट, 368 का स्टॉप लॉस, 368 का, 390 का टारगेट, 375 377 का ये है आपके लिए लेवल। और एक शॉर्ट कॉल भी है बसिन साहब की तरफ से मैं ले रहा हूँ। उससे पहले जल्दी से एक बार डॉक्टर लाल पैथलैब के रिजल्ट आए वो बता दूं। आय का आंकड़ा 300 करोड़ रुपए का आया है डॉक्टर लाल पैथ के रिजल्ट, और मुनाफा 30% 31% घटकर 32 करोड़ के आसपास पहुंचा है। कुणाल जी आप चार्ट तैयार रखिएगा, तब तक एक शॉर्ट कॉल में ले लेता हूँ बसिन साहब से, और उसके बाद मैं आपसे चार्ट्स पूछूंगा डॉक्टर लाल पैथलैब के। बसिन साहब बताइए शॉर्ट कॉल कौन सा है सर? हाँ, शॉर्ट में सर टाइटन होएगा। टाइटन विल बी सीइंग वेरी वेरी लैकलस्टर सेल्स और गोल्ड का भाव जैसे बढ़ेगा वो 824 का भाव है, इसमें 834 का स्टॉप लॉस है और 800 का टारगेट। ओके 800 टाइटन, एक सेकंड में टाइटन कहाँ गया? ये रहा 800। आप कैश के लेवल दे रहे हैं फ्यूचर्स के सर? फ्यूचर है सर, फ्यूचर तो 800 क्या स्टॉप लॉस 824 का रखना है राइट? ओके और टारगेट 800 रुपए का सर, 800 रुपये का टारगेट। ओके तो ये है आपके लिए 818 के आसपास टाइटन ट्रेड करता हुआ, 818.20, 824 का स्टॉप लॉस और 800 का टारगेट। तो ये 3 बाय कॉल हैं, एक शॉर्ट कॉल है बसिन साहब की तरफ से। बसिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर BTST कॉल्स रहें तो आप बताइएगा, उसके बाद में हम उस पर और आपसे अपडेट ले लेंगे। ये है आपके लिए राय। ओके तो बसिन साहब की तरफ से ये सारे स्टॉक्स। डॉक्टर लाल पैथलैब मुनाफा घटकर 47 करोड़ से 32 करोड़। अरे कुणाल जी, ये इस सीजन में भी इनका मुनाफा घट रहा है, अभी तो
मतलब कोरोना के टाइम पे तो इनकी कमाई ज़्यादा होनी चाहिए। जरा चार्ट्स देखिए सर, बताइए। अनिल देखिए, चार्ट पर अगर आप देखें तो 1565 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है और इंट्राडे लो भी लगभग 19 स्तरों के आसपास लगा हुआ है। बड़ा वॉल्यूम भी निचले स्तरों पर हुआ है, तो मुझे लगता है कि 1565 के नीचे ही कोई परेशानी है। अदरवाइज ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 1565 से 1600 का एक दायरा है, 35 रुपए का 2% का दायरा है, जिसमें मुझे लगता है कि स्टॉक ट्रेड करेगा। तो 1565 के नीचे ही एग्जिट करना चाहिए लॉन्ग्स को, और खरीदारी की कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक ये 1600 को पार न कर ले तब तक खरीदने का ना सोचे। तो इन स्तरों पर कोई ट्रेड नहीं बनता है, दूर रहने की राय है। लेकिन अनिल जी, मेरे और राकेश जी के पास एक अच्छा ट्रेड है, तो अगर आप बिगुल बजवा दें तो हम बताएं। मतलब अच्छे से मतलब क्या? अच्छा मतलब क्या? अच्छा मतलब अनिल जी, जिसमें तुरंत मुनाफा होना चाहिए, जो कि बाजार के मौसम के बिल्कुल अनुकूल है, ऐसा स्टॉक मैंने और राकेश जी ने चुना है। तो बिगुल बजाएं। ओह, मुझे लगा आज तक आप हमेशा बहुत अच्छे वाले ट्रेड देते आए हैं। तो चलिए, एक बहुत ही अच्छा ट्रेड कुणाल जी और राकेश जी के पास, उसके लिए बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है सिप्ला के अंदर। सिप्ला ने आज सुबह से नतीजों के बाद से ऊपर का रुझान बना रखा है और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर। और वायदा बाजार के अंदर देखें तो लगभग 9.5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। परफेक्ट टेक्निकल पैटर्न है। सिप्ला पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल देखिए, किसी भी कसौटी पर देखें सिप्ला बेहतरीन स्टॉक है। फ्रेश ब्रेकआउट इंट्राडे कंसोलिडेशन का होता हुआ नजर आ रहा है। 1592 के ऊपर, माफ कीजिए 592 के ऊपर ये ब्रेकआउट आया है और अब ये लगता है कि स्टॉक जो है 630 रुपए तक का मूव आपको दिखा सकता है। तो इन स्तरों पर खरीद करके चलें। यहाँ पर आपको जो ब्रेकआउट का लेवल है 592, उसका स्टॉप लॉस रखें। तो बहुत ही मामूली सा स्टॉप लॉस है, 592 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 615 रुपया पहला टारगेट होगा और 630 रुपया दूसरा टारगेट। 15,630, ये दो टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी सिप्ला में। ये है राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। आइए, एक बार आशु सर से हमारा कनेक्शन हो चुका है और अब चूंकि पिछली बार आशु सर मैं आपको यही पूछ रहा था कि एक बार मार्केट पर आप अपना क्विक व्यू दे दें, क्योंकि 8,900 के आसपास हम निफ्टी आ चुका है। यहाँ से क्या व्यू है मार्केट पर? अनिल जी, अगर इसका शॉर्टेस्ट रिप्लाई मुझे देना हो ना, शॉर्टेस्ट रिप्लाई तो मैं वो बोलूँगा कि जो आपने कमेंट्री दी है ना, उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए बस। और अगर थोड़ा लंबा रिप्लाई देना है तो अनिल जी, मैं बाकियों की तरह मैं भी कभी कभी शायद रेपिटेटिव साउंड करूँगा। अगर बाकियों की तरह मतलब मैं भी रेपिटेटिव साउंड करूँगा। अनिल जी, जो पिछले 10-12 दिन के अंदर अगर मैं टर्मिनोलॉजीज आपको बताऊँ जो हमने यूज़ की कि 95, 9600 ये आखिरी सांसें गिन रहा है। 10,000 की सेलिब्रेशन के चक्कर में 8,000 मत मिस कर देना। बैड न्यूज पे मार्केट बढ़ता जा रहा है, गुड न्यूज पे आप ही लोगों के फोन आएंगे कि बढ़ क्यों नहीं रहा। ओनली एंड ओनली शॉर्ट कवरिंग है। पेशेंस टेस्टिंग, पेशेंस टेस्टिंग, पेशेंस टेस्टिंग है। अली जी, कभी कभी तो पता है क्या करना पड़ता है, जैसे वो एक वो म्यूचुअल फंड या बीएससी का ऐड आता है ना, वो स्टे अवे फ्रॉम द नॉइज व्हेन व्हाइल इन। इस चीज को इस तरह से करता हूं कि जब वो पता है कि तेजी में पार्टिसिपेट नहीं करना और पेशेंस टेस्टिंग है, तो फिर वो गांधी जी वाले प्रिंसिपल के बुरा ना देखो बुरा ना सुनो, कि मुझे ना देखना है ना नॉइस से कोई परेशानी होनी है, कि मुझे कैरिड अवे नहीं होना। सो अनिल जी, एंड ऑफ द डे वही चीज हुई है। आप स्टॉक्स के भाव देखिए अनिल, जो मैं बार बार एग्जांपल देता था कि जरा सी तेजी में एचडीएफसी 1700 पे लेके 1740 बेच लिया, या 1750 1800 बेच लिया, 1800 वाला 1550, मतलब एक्सिस बैंक कहां से कहां, इंडसइंड कहां से कहां, मतलब अनिल जी सारे स्टॉक जो ये बड़ी डिस्ट्रक्शन है अनिल जी। एंड ऑफ द डे अगर हम पिछले 15 दिन में तेजी मंदी मिला के देखें, विच इज द एंड रिजल्ट, व्हाट इज द एंड रिजल्ट, हम खड़े कहां पर हैं। सो अनिल जी, मार्केट अभी भी नीचे गया है। एक हमने स्प्रेड बनाया था 8800 तक सेफ, क्योंकि एक पहला पड़ाव 89 लगता था, 89 उस पे हम आ चुके हैं। अगला पड़ाव 8750 है, फिर 86 है और 84-82 भी है, जिसकी तैयारी होनी है। और मैंने कहा आपकी कमेंट्री से कॉपी करके अपने को सेल एट राइज ही रखना है अनिल जी, इस चक्कर में नहीं आना। डेली अनिल जी, डेली मतलब जब भी शो पे आता था आपको पीएसयू बैंक सिर्फ प्यार से दिखा देता था कि भाव देखिए, अब 185 है स्टेट बैंक, अब 175 है, अब 165 है, अब 155 है,
अगला पता नहीं क्या दिखाऊंगा। तो अनिल जी, जिन स्टॉक्स के चक्कर में नहीं पड़ना, बिल्कुल नहीं पड़ना, ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और जो आप बार बार बोलते जा रहे हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल, अनिल जी मैं एक और चीज बोलता हूं कि सबसे पहले मुझे हेल्थ बचानी है। दूसरा, if I ask 50% of the population ना, if they put their hand on the heart ना कि बैंक में पैसा सेफ है, कहीं ना कहीं डर लगता है, उसके ऊपर मैं बैंक के शेयर ही लूंगा। अनिल जी मुझे तो समझ नहीं आता। अनिल जी तो मैं एक बात बताता हूं, अगर रियलिस्टिक होना, रैशनल होना, तो मैं हाथ खड़ा उठा के बोलता हूं कि जी मैं नेगेटिव हूं। सो अनिल जी इन शॉर्ट यही है, मार्केट सेल एट बाउंस है, नीचे के लेवल आने हैं, चक्कर में नहीं पड़ना है। ट्रेडिंग प्ले में भी छोटा छोटा मिलता है। अनिल जी एक कॉल का अपडेट भी दे दूं, परसों फ्राइडे को पेयर ट्रेड दिया था बीपीसीएल लॉन्ग और आईसीआईसी प्रू शॉर्ट, और बीपीसीएल 4 बार बोला था कि इंट्राडे में आज ये काट के जाना है और आईसीआईसी प्रू लेके जाना है। अनिल जी शॉर्ट से कोई डर नहीं है, लॉन्ग से बहुत डर लगता है, क्योंकि जिस तरह की मार्केट है कि छोटा अगर मैंने मिस कर दिया, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब अनिल जी फिर वो दुर्घटनाएं सबके साथ हो गई हैं, जो आप कंटिन्यूसली बोलते रहे हैं कि लेना नहीं है, लेना नहीं है, लेना नहीं है। बिल्कुल लेना तो बिल्कुल ही नहीं है। और इस बाज़ार में आप देख भी रहे हैं मजबूत स्टॉक्स हैं वो वीक हो रहे हैं, वीक स्टॉक्स हैं वो और गिर रहे हैं। तो इस बाज़ार में पोजीशंस तो लेने की रखनी नहीं है। चलिए कुछ ही देर में अनिल जी हमें अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे, वो भी जान लेंगे आखिरी 1 घंटे में मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है, जिस तरह से इस समय प्रेशर बनता दिख रहा है। पर उससे पहले एक बार देवांशी से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आज मार्केट्स खुलने के बाद खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। बताएं देवांशी। दीपांशु, आज देखिए खबरों के लिहाज से बहुत ही कम खबरें आती हुई दिख रही है मार्केट आज में। सबसे पहले तो आप देखिए जेन टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक है जहां पे फोकस था, क्योंकि वेंटिलेटर्स का कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके चलते शेयर में थोड़ा सा उछाल देखने मिला। प्राज इंडस्ट्रीज स्वीडन की एक कंपनी है, उसके साथ कंपनी ने टेक्नोलॉजी के लिए करार किया है, एडवांस बायोफ्यूल्स और बायोकेमिकल के उत्पादन के लिए करार किया गया है। बड़े सौदों पर नजर रखें आज के दिन में, सेल और पावर ग्रिड दोनों पर बड़े सौदे हुए हैं। सेल पर 13 लाख शेयरों के आज सौदे हुए और पावर ग्रिड में भी करीब 30 लाख शेयरों के आज सौदे देखे गए हैं। करीब 156 रुपीज से लेकर 157 रुपीज प्रति शेयर के भाव के बीच में ये ब्लॉक डील्स होते हुए दिखी। ओके तो उतना एक्शन नहीं रहा है, थोड़े सौदे जरूर देखने को मिले हैं। सुबह हम स्टील अथॉरिटी पर भी बात कर रहे थे और 1-2 और स्टॉक्स हैं जो खबरों में है। शुक्रिया देवांशी उसके लिए। पर 2:30 बज गए हैं, जान लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है आखिरी 1 घंटे के लिए बिगुल के बाद। अनिल जी आज तो ग्लोबल मार्केट्स और भारतीय बाजार में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए सर, 400 अंक की तेजी डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं, 1.5% से ज्यादा ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे। एशिया ज्यादातर बाजार मजबूती के साथ बंद हुए, 0.5% तक की तेजी के साथ। वहीं यूरोप की बात करें तो बेहतरीन तेजी वहां पर भी आ रही है, 2.5 से 3% आपको ऊपर यूरोप के बाजार भी इस समय दिखेंगे। तो ग्लोबल क्यूज तो बहुत बहुत मजबूत है और जितने मजबूत ग्लोबल क्यूज हैं उतना ही ऑपोजिट एक्शन हमारा दिख रहा है सर। बिल्कुल, तो ये है ग्लोबल मार्केट्स का हाल। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम ग्लोबल मार्केट्स को देख नहीं रहे हैं। अब दीप जो एक बड़ी समस्या इस वक्त है 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी में जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो है 9000 का टूटना। और ये समस्या क्यों है? क्योंकि 9000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में था वीकली भी और मंथली भी, ठीक है। अब उस लेवल के नीचे आने के बाद आपके लिए तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से रिस्क खुल जाती है। जो कुछ भी आपकी पुट की पोजीशन 9000 के लेवल पर बनी है, अभी भी 9000 के लेवल पर 31 लाख शेयर पुट में खुले हुए हैं। 8900 और गिन लेंगे तो 30, 40, 50 लाख शेयर टोटल आपके हो जाएंगे, 8900 और 9000। चलिए 8900 पर तो हम ट्रेड कर रहे हैं, एक बार छोड़ दें। 9000 के लेवल के नीचे जब तक हैं तब तक तो आप ये सोचिए कि आप बेहद कमज़ोर हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। कमज़ोर तो कल भी थे आप, परसों में, और 2 दिन से लगातार हम कह रहे हैं कि भाई देखिए 9200 के नीचे जैसे ही बंद हुआ, इसने तकनीकी तौर पर पहली संकेत दी, क्योंकि लगातार 8-9 ट्रेडिंग सेशन से 9200, 9400 की 200 पॉइंट की रेंज में बाजार बंद हो रहा था 30 अप्रैल से लेकर 13 मई तक। 13 दिन, लगभग 2 हफ्ते बाजार न तो 9400 के ऊपर बंद हो रहा था, न 9200 के ऊपर। पिछले 2 सेशन से 9200 के नीचे जैसे ही बंद हुआ, उसने रेंज को ब्रेक किया। रेंज ब्रेक करके आपकी आखिरी उम्मीद 8900, 9050, ये 150 पॉइंट की रेंज है, आज उसे भी ब्रेक किया। तो अब आज आपके लिए क्लोजिंग के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। 8900 के नीचे अगर आप बंद होते तो बहुत ही खराब है, खराब नहीं, बहुत ही ज़्यादा खराब है, पॉइंट नंबर 1। 9000 या 9050 के ऊपर बंद होते हैं तो थोड़े ठीक है
तब आप एक बार रिकवरी की उम्मीद भी कर सकते हैं। तो ये 150 पॉइंट के बीच में कई रेंज होते हैं, तो फिर हम कल की कल देखेंगे। तो मेरे लिए या तो 8,900 के नीचे की एक क्लोजिंग चाहिए या 9,050 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 9,050 जोड़ रोक भी लें तो कम से कम साइकोलॉजिकली ठीक होगा। अब आइए, ये तो आपके लेवल्स की बात होगी। अब आपका ट्रेड क्या होना चाहिए? आपका ट्रेड ये होना चाहिए कि 8,900 8,825 की रेंज में आप अपनी शॉर्ट काट के शांति से बैठें, या फिर अगर आपकी शॉर्ट फ्यूचर्स में है तो उसको कन्वर्ट करके पुट्स में लें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, इसमें कोई आपको मिस्टेक नहीं करनी है कि आपके मार्केट ग्लोबल मार्केट से ही चलेंगे। आज आप ज़रूरत से ज़्यादा गिरे हैं तो इस वजह से कि जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस पैकेज से लगी थी कि इतना बड़ा पैकेज और इतना ये सब कुछ मिलेगा, शायद बाज़ार की वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। इस वजह से हम ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के बावजूद, लेकिन अगर पैकेज अच्छा आने की खुशी आपके कुछ घंटे रही तो पैकेज बहुत ख़राब निकला, उसका दुख भी आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये इमोशंस हैं, कभी भी बदल जाते हैं। आज आप इतने ख़राब इमोशंस में, और फ़र्ज़ करें शाम को डाउ 500-600 ऊपर हो गया तो कल आप भूल जाएंगे कि पैकेज ख़राब भी लग रहा था। सिमिलरली जब बहुत अच्छा पैकेज था, 2 दिन आपको 1000 पॉइंट डाउन में गया तो आपने पैकेज देखा ही नहीं, अब तो हो गया ना पैकेज, अब तो हमें ग्लोबल पे ट्रेड करना है। तो पॉइंट सिंपल है, अगर डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट ऊपर हैं तो आपको कम से कम शॉर्ट काटना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खरीद के भर भर के खरीदारी करके जाए, वो मेरी कहने की हिम्मत भी नहीं है, और नहीं वैसा मार्केट है, टेक्निकली कमज़ोर भी है। लेकिन पॉइंट सिंपल है, आज क्लोजिंग में आप अपनी शॉर्ट काट लें। बचे हुए समय के लिए क्या आपको 1 घंटे के लिए कोई ट्रेड शॉर्ट या लॉन्ग साइड पर लेना चाहिए? शॉर्ट करने के लिए ये लेवल ठीक नहीं कि 250 पौने 300 पॉइंट नीचे निफ्टी आप बेचेंगे 25-50 पॉइंट के लिए। लॉन्ग करने की हिम्मत है नहीं। तो सिंपल चीज़ यही है कि अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आपको शॉर्ट पोजीशन काटने के बारे में अगले 1 घंटे में सोचना चाहिए, और बाकी कल का कल ट्रेड देखा जाएगा। ये तो बात हुई निफ्टी की। और अगर 9,000 के नीचे बंद होता है तो फिर आप अपनी कल के लिए भी शॉर्ट पोजीशन को पुट में कन्वर्ट करके ले जा सकते हैं, या फिर एक बार काट के कल फिर से गैप से अगर थोड़ा ऊपर मिल जाए, आपको 9,100-200 मिल जाए, तो मुझे नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाए तो वहाँ पर आप फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 17,500 के नीचे बंद होगा तो और ख़राब होगा। 3 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है, वहाँ पर 17,000 अगला अहम लेवल है। जो बैंक निफ्टी में मुझे बड़े लेवल दिख रहे हैं, मुझे लगता है वो 16,500 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, तो 1,001 पॉइंट की जगह नीचे की और है। लेकिन हो सकता है उसके पहले एक झोंका आपको ऊपर का मिले, और उस झोंके में आपको एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए, जो 18,200-300 की रेंज में वापस अगर कभी मिल जाए। यू नेवर नो, 500-700 पॉइंट बढ़ना घटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं फिर यही कहूँगा कि ये न मार्च का महीना न अप्रैल का महीना, यहाँ पर दोनों तरह के ट्रेड मिलेंगे। जब आप ओवर बेरिश हो जाएंगे तो बाजार आपको ऊपर की तरफ का मौका देगा, बहुत बुलिश हो जाएंगे तो नीचे का झटका देगा। तो इंतज़ार करें एक अच्छे झटके का। अगर वापस से भगवान की दया से कोई ग्लोबल मार्केट्स की वजह से एक बढ़िया उछाल मिल जाए तो वहाँ पर शॉर्ट भी करेगा, वहाँ पर बेचेगा भी। तो फिलहाल बताइए, घंटे भर के लिए अभी कोई ट्रेड लेना नहीं है आपको, सिंपल। ओके, इस समय कोई ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि शॉर्ट करेंगे तो रिकवरी के आसार भी आ रहे हैं। जिस तरह से बाजार ऑलरेडी इतने ज्यादा गिर चुके हैं बट स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, तो दोनों तरफ का ट्रेड इस समय पॉसिबल है। और जैसे कि अनिल जी ने कहा, एक यूनिडायरेक्शनल मूव वैसे भी आपको इस बाजार में नहीं मिलने वाली है, तो ध्यान से आपको रहना है, इस समय कोई ट्रेड नहीं लीजिए। चलिए, ये तो रही बाजार पर स्ट्रैटेजी। चलिए कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर सकते हैं। कोल इंडिया आज आपको देखेंगे तो लाइफ लोस के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, पर पूरे मेटल्स और माइनिंग सेक्टर के लिए काफी सारी खबरें हैं। सर, उससे पहले बात करें, आप बाजार पर कुछ और भी बोल रहे थे सर। आशु सर को एक सेल कॉल देना है, और मैं न तो आशु सर को न आशु सर के सेल कॉल को ज़्यादा इंतजार करवाना चाहता हूँ। दीप, इसलिए माफ़ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ा। आशु सर के लिए बिल्कुल। बताएं सर। अनिल जी देखिए, 9,000 टूट के कन्विंसिंगली नीचे है, प्लस डाउ भी सुबह 200 पॉइंट ऊपर था, तो उतना तो डिस्काउंटेड है। अनिल जी, मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए भी अभी भी हमारे पास 1 घंटा है, तो ये ना काफी सारे स्टॉक्स हो सकता है क्लोजिंग ऑफ द डे पे बंद हो, तो बेचना है अनिल जी एक्सिस बैंक 362.63 का रेट है फ्यूचर का, फ्यूचर बेचना है, सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ये इंट्राडे है और क्लोजिंग पे कवर कर लेना है। अनिल जी, एक्सिस बैंक को सेल करना है क्योंकि बाकी बैंक्स काफी घट गए हैं, इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है ये और नीचे जा सकता है। आईसीआईसी बैंक भी नीचे सपोर्ट पे है। इंडसइंड बैंक भी अनिल जी खराब लग रहा है 380 पे, बट अगर एक कॉल देनी है बिटवीन इंडस एंड एक्सिस, तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में 15-20 रुपए यहाँ से आराम से और जा सकते हैं। तो एक्सिस बैंक को अनिल जी सेल करना है और क्लोजिंग में ही कवर कर लेना है क्योंकि काफी नीचे है। और अनिल जी, बाय में तो अभी भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैंने बोला कि अगर किसी को स्ट्रेटेजिक लेना है,
अनिल जी बड़ी डायरेक्शन करनी है, वो छोटे छोटे में ना अब बड़ी डायरेक्शन मिस हो जाती है बैंड में। अगर आप बड़े भाव देखें कहाँ से कहाँ आ गए, तो ये छोटा वाला मेरी एक्सपर्टीज भी नहीं है और मुझे वो चीज मतलब मैं कर भी नहीं पाता हूँ। तो आई थिंक या तो इंट्राडे लेना चाहिए या पोजिशनल, जैसे आईसीआईसीआई पे प्रूफ पोजिशनल है, 350 से 45 का टारगेट है। बट अनिल जी हैविंग सेड दैट, जिस प्रैक्टिकलिटी में मैं बोलता हूँ कि आज मैं पूछूं कि अगर फ्राइडे का आज तक अभी किसी का शॉर्ट है आईसीआईसीआई प्रू, तो नहीं होगा। 99% लोग छोटा छोटा वो बुक कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सर पोजिशनल व्यू में पैसे ज्यादा बनते हैं, थोड़ा सा उसके साथ कैरी करना चाहिए। अनिल जी फिर वो आप वाली बात में मैंने एक कोट आपको 15 दिन पहले कहा था कि यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, एंड आई स्टिल अबाइड बाय दैट। कुछ चीजें होती हैं, उस डिसिप्लिन को पेशेंस टेस्टिंग होती है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक्सिस बैंक में स्टॉप लॉस 5 रुपये ऊपर का रखें, 350, 345, 363 पे आपको शॉर्ट करना है। 368 का स्टॉप लॉस, 350 और 345 के आसपास के टारगेट के लिए। विश्वेश जी तैयार है अपने BTST के बिगुल के साथ, तो विश्वेश जी का भी स्वागत करते हैं और बिगुल भी बजाते हैं उनके लिए। बताएं विश्वेश जी क्या बेचेंगे? देखिए मेरे हिसाब से मार्केट में एनबीएफसी का जो एक शॉर्ट कॉल था वो तो वेरी वेल प्लेयर्ड हो रहा है। एट द सेम टाइम 9000 के नीचे अब हम हैं, तो जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है उन सबको बेचना चाहिए। तो मुथूट फाइनेंस आज के दिन में एक ब्रेकडाउन हो रहा है और मुथूट फाइनेंस करीबन 788 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस में आज ये जो पूरा मार्च के लो से राइज आया था वो सबसे ज्यादा आया था। अब वो राइज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आज जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो एक इंडिकेट कर रहा है कि शायद अगर मार्केट में अगर यहाँ से बिकवाली आनी है तो अब वो शेयर में आएंगे जो नहीं गिरे हैं। तो 770 एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, उसके नीचे मुथूट फाइनेंस में बहुत बड़ी बिकवाली ओपन हो जाती है। तो 790 के आसपास शॉर्ट करे, 810 815 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे ऐसा लगता है कि 720 और 700 रुपए तक के नीचे के टारगेट देखने मिलने चाहिए। मुथूट फाइनेंस में बिकवाली की सलाह होगी। अरे विश्वेश जी आपने क्या गजब कर डाला। मेरा 2000 आज के 2000 में एग्जैक्टली यही कॉल आ रहा था कि मुथूट फाइनेंस शॉर्ट करना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि ये एकमात्र एनबीएफसी ऐसी है जो सिर्फ 4% गिरी हुई है और यहाँ से बहुत अच्छे से एकदम मतलब परफेक्ट आपने दीप एक काम करिए, मेरे लिए भी आज के 2000 का बिगुल बजा दीजिए इसी में। बिल्कुल बिल्कुल, कल के 2000 के लिए अनिल जी के लिए बिल्कुल। बताएं सर। और बिगुल के साथ ये तो 10 रुपये निकल गया है। एक्चुअली 784 के आसपास ट्रेड कर रहा था, बट एनीवे कोई बात नहीं, ये निकल गया वो निकल गया। लेकिन यहाँ पर भी आपको बेचना चाहिए। 7.5-8% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है और ये स्टॉक का अच्छे से गिरने को ये भी तैयार होता हुआ दिख रहा है। अब स्टॉप लॉस का लेवल 800 के आसपास कर लें। आपने 815 का दिया है, मैं छोटा ही रखवा रहा हूँ क्योंकि मेरे तो टारगेट भी छोटे होते हैं। बट इस केस में टारगेट बहुत छोटे नहीं है। पहला मैंने 775 का रखा तो वो तो चलो आ ही गया। 761-62 के आसपास का पहला टारगेट रख लीजिए, उसके बाद 750 का रख लीजिए और जो बड़े टारगेट हैं जो वो विश्वेश जी ने जो दिए हैं 720 और 700 तक के वो पोजिशनल टारगेट्स हो सकते हैं। तो 800 रुपये का स्टॉप लॉस, 762 और 750, ये दो टारगेट के लिए आपको मुथूट फाइनेंस में बिकवाली करनी है। तो मेरी एग्जैक्टली जिस वक्त नज़र पड़ी और एग्जैक्टली मैं जब तक लेवल बना ही रहा था तब तक तुरंत विश्वेश जी की तरफ से आ गया। तो मेरा विश्वेश जी का ये एक तरह से जॉइंट कॉल समझ लें और मेरा भी राय बिकवाली का मुथूट फाइनेंस में। दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो मुथूट फाइनेंस पर अब बिकवाली की राय आ रही है और आप यहाँ से और वीकनेस देख सकते हैं। सर एक स्टॉक जिस पर आपसे बात करनी थी, आज सुबह आपने जिस स्टॉक को रेकमेंड किया था, बाकी स्टॉक्स के तो टारगेट आ गए, बैंक्स एनबीएफसी तो वीक लगी रहे। जुबलेंट फूड पर आपने बात करी थी, वहां पर भी दोनों टारगेट्स आ गए, बल्कि जुबलेंट फूड 1550 1530 दोनों टारगेट आ गए। 1514 का लो मार के स्टॉक थोड़ा रिवर्स भी हुआ है। अब क्या करना चाहिए? पोजिशन को पूरी तरह एग्जिट कर लें, थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, क्या सजेस्ट करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, स्टॉप लॉस का ट्रेल करना है। दीप आप खत्म करो मैटर को, अभी कल के 2000 आएंगे उसके लिए तैयारी रखो आप। भाई देखिए आदमी है ना, आपने जब भी पढ़ाई की, एग्जाम दिए, तो आपके मतलब है ना कुछ भी याद कर रहे हो तो कब सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में कब घुसता है? जब आपका दिमाग खाली रहे, आलतू फालतू चीज़ें। तो आपकी पोजीशन जितनी खाली रहेगी
उतना आप अच्छा ढंग से ट्रेड कर पाओगे। तो जहाँ पैसा बन रहा है लेते जाइए। ये जुबिलेंट फूड है भाई, ऊपर नीचे ऐसे छलांगे मारता है। तो पॉइंट सिंपल है, पैसा बन रहा है ले लीजिए। देखिए 1550 1530 दो टारगेट दिए थे, 1585 1595 की रेंज में आपको बेचने को कहा था, और 1625 का, क्योंकि मुझे किसी ने पूछा भी था ट्विटर पे कि 1625, तो मैंने क्लियर कट बोला था कि आपको फ्यूचर्स के लेवल पे शॉर्ट करना है, कैश में ऊपर चल रहा है तो कैश के लेवल से ना देखें। तो ये टारगेट सारे आ चुके हैं। एग्जिट पहली चीज़। बंधन बैंक वो भी बता दूँ, आप बोल रहे हैं एग्जिट, क्योंकि बंधन बैंक में भी टारगेट नहीं एग्जिट करें तो दिन के अंत तक कर दें। बंधन बैंक का मेरा दूसरा टारगेट था 220 का, आज का लो 221 का है। मैं सील तो नहीं लगवा रहा, लेकिन एक आध रुपया थोड़ा बहुत मार्केट के मूड वूड के हिसाब से आप भी देख लिया करें। लेकिन पहला टारगेट 225 का तो हासिल हुआ ही है, 220 का टारगेट भी ऑलमोस्ट आ गया है, और आपको 234-35 में शॉर्ट करने के लिए बोला था, एग्जिट कर दीजिएगा दिन के अंत तक। ये भी। तीसरा था भारत फोर्ज। भारत फोर्ज हमने शॉर्ट करने की राय दी थी 277 278 के आसपास। 270 का टारगेट नहीं, बात करते करते ही आ गया था। तो दूसरा टारगेट 260 और तीसरा टारगेट 266 266 और तीसरा 260 का था। 262 रुपये 25 पैसे का लो है, और तब ये मैंने कहा था कि ये भी बीच में पहुंच गया है, यहाँ पर भी एग्जिट कर लीजिए। ऑलमोस्ट अपने फाइनल टारगेट के, तीसरे टारगेट के नज़दीक पहुंचा है। मेरे हिसाब से तीनों अभी आप क्लोज कर दें, नहीं तो दिन के अंत तक क्लोज कर दें। मुथूट रखिए, मुथूट टारगेट आ जाता है 762 750 तो ठीक, नहीं तो इसको कल के लिए कैरी कर सकते हैं। एक बार 762 के आसपास आ जाए तो आप उसे मैं विश्वेश जी से वापस आपको है ना रिवाइज स्टॉप लॉस दिलवा दूंगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से सारे अपडेट्स हो गए हैं दीप, कंप्लीट। और आपको ये भी याद है फ्राइडे को मैंने आप जितने भी सारे कॉल्स थे सब में हमने ये कहा था कि भाई आप खाली करके जाइए, जीरो होके चले जाइए, आराम से लाइफ एंजॉय कीजिए, कुछ भी मत करिए। फ्राइडे को भी आपको एग्जिट कॉल सारे दे दिए थे। बिल्कुल अनिल जी, फ्राइडे को भी एग्जिट कॉल्स आज सारे दे दिए थे, और अभी जो आज सुबह के जितने भी ट्रेड्स दिए हैं वहां पर आप सब पे मुनाफा बुक कर लिए। ऑलमोस्ट सभी पर टारगेट्स भी आ गए, एक दो जैसे जहां पर टारगेट्स नहीं आए हैं, टारगेट्स के पास ही हैं, पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा आज के ट्रेड खत्म होने से पहले। चलिए सुमित जी के पास चलते हैं, एक छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के कॉल के लिए। बताइए सुमित जी। दीपांशु, मंदी ही करने का सलाह रहेगा, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में पुट लेने का ही सलाह रहेगा। हेवेल्स में ब्रेकडाउन है, हेवेल्स अभी चल रहा है 478 के आसपास स्पॉट में। मेरे को लग रहा है कि हेवेल्स में यहाँ से अच्छा गिरावट देखने को मिलेगा, और 470 का लेवल टूटने के बाद 460 तक का मूव देखने को मिल सकता है। इसके लिए हेवेल्स का 480 का पुट 20 रुपए के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। हेवेल्स के अंदर पुट के अंदर खरीदारी करें, 480 का पुट, स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 12 रुपए 13 रुपए के आसपास, और जो हमने स्पॉट में टारगेट्स बोले जैसे ही वो अचीव होंगे तो इस पुट का वैल्यू ऊपर में 30 रुपए से लेके 32 रुपए तक देखने को मिल सकता है। हेवेल्स का 480 का पुट, टारगेट 30 से 32 का, नीचे में स्टॉप लॉस 12-13 रुपए के आसपास, 20 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पुट खरीदे, 1 से 2 दिनों के लिए ट्रेड होगा। ओके, यहाँ पर आप बिकवाली का प्रेशर देख रहे हैं, और स्टॉक भी आज प्रेशर में आते हुए दिख रहा है, तो इसको बेचने की राय आ रही है। चलिए किरण जी से भी बात करते हैं और जान लेते हैं कि उनके रेडार पर कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। किरण जी, आपके कोई कॉल्स हो तो आप बता दीजिएगा। मेरे को फिलहाल आपसे आईटी स्टॉक्स पर राय लेनी है, क्योंकि वहां पर जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है इस समय। माइंट्री पर एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, डेज हाई पर है, बाकी इन्फोसिस टीसीएस भी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। एक बार माइंट्री पर देखिए, इस चार्ट पर क्या चल रहा है किरण जी? ठीक है, माइंट्री पे एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है। एक अच्छे खासे डाउन मूव देखी थी, उसका पुल बैक रैली है, और ये रैली करीबन 890 तक चल सकती है। और जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है दीप, मुझे लगता है कि आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 860 के करीब रहेगा। जैसे स्टॉक ऊपर चलता है तो आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते रहना चाहिए। ओके, तो माइंट्री पर आपको अच्छा मूव आ रहा है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। पर एक स्टॉक जिस पर काफी ओके, अनिल जी, मार्केट पर और एक्शन सर? हाँ, एक विश्वेश जी एक्शन करना चाहते हैं, फुल फ्लेज एक्शन में चल रहे हैं विश्वेश जी, तो विश्वेश जी की तरफ से एक शॉर्ट कॉल है। बताएं विश्वेश जी, क्या बेचना है? देखिए, जिस हिसाब से मार्केट में पुल बैक आया था वो एक रेंज के दायरे में था, अब वो रेंज टूटी है नीचे में,
तो जितने सारे स्टॉक है जो पुल बैक के बाद रेंज में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनको मैं ढूंढ रहा हूँ और उनको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो एक जो स्टॉक मैंने ढूंढा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्ट्रीब्यूशन फिलहाल लग रहा है और रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। स्टॉक का नाम है अमारा राजा बैटरी। अमारा राजा बैटरी में कोई अपने बहुत ही इजीनेस से 560 570 की रेंज में बेच रहा है और जिस हिसाब से हायर वॉल्यूम अपर एंड ऑफ रेंज में हो रहे हैं 570 580 के आसपास, मुझे लग रहा है ये स्टॉक जाएगा तो इतना जोर से जाएगा कि जैसे एनबीएफसी स्टॉक्स चोला और इक्विटास गए हैं उस तरह से जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में बहुत ही हैवी डिस्ट्रीब्यूशन है 550 60 की रेंज में। मुझे लग रहा है कि इसको पोजिशनली शॉर्ट करना है और ये स्टॉक्स में जो पहले टारगेट्स आ रहे हैं वही बहुत डेंजर आ रहे हैं, 480 के टारगेट आ रहे हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 60 रुपीज 10% का डाउन है और कहीं अगर ये पूरा पुल बैक खत्म हो गया है तो उस केस में तो मुझे लगता है 580 नहीं निकलेगा और फिर से एक बार के लिए 400 रुपए तक आ जाएंगे। तो हमारा राजा बैटरी इज लुकिंग लाइक सम सॉर्ट ऑफ हैवी डिस्ट्रीब्यूशन अनलेस आई गो टेरिबली रॉन्ग। मुझे लगता है एक बार के लिए नीचे में जोर से क्रैक आना चाहिए। आशु जी को भी मैं दिखाना चाहूंगा कि आशु जी ये स्टॉक हो सकता है जो आपके रडार में रहना चाहिए। ओके, स्टॉप लॉस टारगेट वापस से बताएं एक बार जल्दी से। देखिए स्टॉक जब भी ऊपर आए जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 550 के आसपास शॉर्ट करिए। स्टॉप लॉस थोड़ा अगर आप कंजर्वेटिव रखोगे 570 के आसपास तो चलेगा। अगर ये लेवल पे शॉर्ट करते हो तो 550 का स्टॉप लॉस रखिए जहां पे ब्रेकडाउन हुआ है। पहला जो टारगेट है मेरा ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज का वो लोअर एंड है 485 के आसपास, 485 का टारगेट रहेगा। 550 का कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस रहेगा। बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो 470। उस केस में ऊपर आए तो वो शॉर्ट करिए। इन बोथ द केसेस मुझे लग रहा है स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन है और शायद कोई भी चार्टिस्ट देखेगा तो कह सकता है इस हिसाब से टॉपिंग पैटर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑन अपसाइड सेलिंग हो रही है। दिस इज नॉट लुकिंग गुड। तो स्टॉप लॉस 550 का अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव इंट्राडे ट्रेडर। ओके, स्टॉप लॉस 560 या 550? 550 550 अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो। और अगर आप एग्रेसिव हो, आपको पोजीशन होल्ड करनी है, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर राइट करना है तो 570 के आसपास स्टॉप लॉस होती है। ओके, परफेक्ट। 550 का स्टॉप लॉस डे ट्रेडर्स के लिए, 570 का स्टॉप लॉस पोजिशनल ट्रेडर के लिए, 485 485 का टारगेट है आपके लिए यहाँ पर खरीदारी का है। लेकिन विश्वेश जी ने मुझे एक बढ़िया आइडिया दिया है, इस पे फोकस करना चाहिए। विश्वेश जी कह रहे हैं कि जो स्टॉक्स ज़्यादा ना गिरे हो और जहाँ पर अब डिस्ट्रीब्यूशन के चांस हो। अब शायद बैंक्स एनबीएफसी में जूस बचा नहीं है शॉर्ट करने के लिए। विश्वेश जी जरा थोड़ा सा आइडिया और बढ़ाओ कि किस तरह के स्टॉक शॉर्ट साइड पे ढूंढने चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ टू लार्ज एक्सटेंट बजट जब ये पैकेज की अनाउंसमेंट हुई तो उससे पहले मैं बोल रहा था सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो और सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही थी, उसके बाद में हमने 400-500 पॉइंट का पुल बैक देखा। अब मार्केट है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, पैकेज कुड नॉट इंप्रेस द मार्केट। और जिस हिसाब से ऊपर के लेवल पे 9500 पे सेलिंग आई, वो कहीं ना कहीं अब जो बायर्स थे दे आर गिविंग अवे। तो वो सारे स्टॉक ढूंढिए जो एक बैंड में सेल हो रहे हो। तो वहां पे क्या है, एक बायर है और एक सेलर है, और वो सेलर अपने व्यूज, जैसे आशु जी जैसे लोग हैं जो मान रहे गया ये गजर, तो अपने भाव से बेच रहे हैं। एट द सेम टाइम हुएवर इज बाइंग, वो इन एक्सपेक्टेशन के शायद पुल बैक आएगा। अब ये तो या तो बायर हट जाए या तो सेलर हट जाए, और जिस हिसाब से मार्केट नीचे जा रहा है, बायर हट रहा है, तो सारे स्टॉक जो बैंड में है, मुथूट हो गया या फिर अपना ये अमारा राजा हो गया, चोला, इक्विटास जो एक रेंज में, वो सारी रेंज टूटी है। मतलब बायर्स की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गई है, वो अब नीचे जा रहा है। तो वो सारे स्टॉक्स में मेरे हिसाब से दिस गाइ इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। हमारा राजा बैटरी जिस हिसाब से पुल बैक हुआ है, इट्स अ फैंटास्टिक शॉट। ओके, तो आप देख रहे हैं एनबीएफसीज हैं, ऑटो एंसिलरीज हैं, ऑटो स्टॉक्स हैं। आप वहां पर देखें तो काफ़ी आपको पेन देखने को मिल रहा है। एक निफ्टी स्टॉक जो आज अपने लाइफ लो पर है वो है कोल इंडिया। सरकार की तरफ से काफ़ी सारे रिफॉर्म्स अनाउंस हुए हैं इस पैकेज के तहत, और उसमें कोल इंडिया की जो मोनोपोली है एक तरह से वहां पर भी एक चैलेंज आ रहा है। यही नहीं, कोल इंडिया पर एक नेगेटिव असर है, बट काफ़ी सारे सेक्टर्स के लिए माइनिंग ओपन अप कर दी गई है, मिनरल्स ओपन अप कर दिए गए हैं। तो एक बार जान लेते हैं कि किस तरह के चेंजेस सरकार ने सजेस्ट किए हैं, किसके लिए बेनिफिशियल होंगे और कौन इसको लूज आउट करेगा। इसकी रिसर्च के साथ तैयार हैं आशीष। बताएं आशीष। दीपांशु, शनिवार को हमने देखा था कि वित्त मंत्री ने काफी ज्यादा रिफॉर्म्स घोषित किए थे। सबसे पहले अगर आप देखें तो मेटल और माइनिंग सेक्टर के लिए काफी ज्यादा बड़े रिफॉर्म्स किए थे। और इन सभी घोषणाओं में देखें तो सबसे बड़ा था कोल इंडिया के ऊपर जो अनाउंसमेंट आया, जहां पर सरकार ने कहा कि
कोल माइनिंग को लेकर जो सरकार का एकाधिकार है, यानी कोल इंडिया की जो मोनोपोली है, अब इसे फाइनली ये खत्म करने की योजना बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो निजी कंपनियां हैं इन्हें भी अलाउ करेंगे, इन्हें भी लाइसेंस दी जाएगा ताकि वो जो कोयले की माइनिंग है उसे कर सकें। साथ ही ये जो ऑक्शनिंग होगी कोल ब्लॉक्स की, ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के तहत होगी और सरकार योजना बना रही है कि 50 नए ब्लॉक्स की जो ऑक्शन है वो जल्द से जल्द कराए जाएं। देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा क्योंकि अब तक अगर हम देखें तो कोल इंडिया की जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है पूरे भारत में नहीं, अगर आप ग्लोबली देखें तो कोल इंडिया जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है और क्योंकि यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक पोजीशन है तो कंपनी उस हिसाब से परफॉर्म भी करती नजर आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी एफिशिएंसी को लेकर चिंताएं थी और हमने देखा भी था कि जो इंडस्ट्रीज कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव देखने को मिलता था क्योंकि कोयले की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। खासतौर पर अगर आप देखें तो पावर कंपनीज जहाँ पर कोयले की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है, मेटल कंपनीज जहाँ पर भी काफी ज्यादा आवश्यकता होती है, अब कहीं ना कहीं उनको फायदा देखने को मिलेगा क्योंकि पावर कंपनीज के पास दूसरे भी विकल्प होंगे सोर्स करने के लिए। मेटल कंपनीज जिनको कोयले की आवश्यकता होती है उनके पास भी दूसरे सप्लायर्स होंगे जहां से वो अपनी जो जरूरतें उसे सोर्स कर पाएं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ ब्रॉडर रिफॉर्म्स भी वित्त मंत्री ने घोषित किए। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस है इसका अंतर खत्म कर दिया और ये इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अब तक हमने देखा है कि जो कैप्टिव माइंस है जिनके पास वो अपने रॉ मटेरियल को बेच नहीं पाते थे, अब मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए कि टाटा स्टील है, टाटा स्टील ने अपना उत्पादन घटा दिया है लेकिन कंपनी के पास बहुत सारी आयरन ओर की माइंस है, आयरन ओर का उत्पादन ढेर सारा पड़ा हुआ है। अगर अब वो चाहें तो इस आयरन ओर रिजर्व को वो मोनेटाइज कर सकते हैं और दूसरी कंपनियों को आयरन ओर बेच सकते हैं। इससे पहले ये संभव नहीं था, सिर्फ एक सेल को ऐसी छूट दी गई थी कि वो अपना 25% जो कैप्टिव क्षमता है उसे बेच पाए, बाकी किसी को इसकी इजाजत नहीं थी। अब कैप्टिव और नॉन कैप्टिव का अंतर खत्म होगा जो कि इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होते हुए नजर आएगा। इसके साथ अगर आप देखें तो और भी कंपनी सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है कि जो दूसरे ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जायंट हैं, वो भी भारत में आए, इंडस्ट्री सेटअप करें, जिसके चलते उनकी योजना है कि 500 से ज्यादा जो ब्लॉक्स हैं इनकी नीलामी जल्द की जाएगी और जॉइंट ऑप्शंस के तहत नीलामी होगी। यानी कि मान लीजिए अगर हिंडाल्को है, पूरी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, इसे कोयले की भी आवश्यकता है और बॉक्साइट की भी आवश्यकता है जो एल्यूमिनियम बनाने के लिए काम में आता है, तो ये दोनों जो मिनरल्स हैं इसके लिए एक साथ ये बोली लगा सकते हैं ताकि इनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो जल्द से जल्द सुधरते हुए नजर आए। अब देखिए सीधी बात यह है कि कोल इंडिया को तो इसका नुकसान होगा क्योंकि इतने साल तक डोमिनेंट पोजीशन रही है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, लेकिन अगर आप दूसरी मेटल कंपनीज को देखें तो कहीं ना कहीं इनकी राह थोड़ी सी आसान नजर आती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको टाटा स्टील के बारे में बताया, यहाँ पर इनके पास काफी ज्यादा रिजर्व्स है, हिंडाल्को के पास भी इंटीग्रेटेड क्षमता है तो वो चाहे तो वो भी अपना रॉ मटेरियल बेच सकते हैं। साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे कुछ उत्पादक ऐसे हैं जिनके पास कैप्टिव क्षमता कम है या फिर कम क्षमता ना के बराबर है, तो उनको भी जो सप्लायर्स हैं उनको सोर्स करने में आसानी होगी। तो ब्रॉडरली अगर आप देखें तो लंबी अवधि के हिसाब से ये जो रिफॉर्म्स घोषित किए हैं ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल लॉन्ग टर्म में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, हालांकि कोल इंडिया पर थोड़ा इसका नेगेटिव इफेक्ट आते हुए दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। चलिए एक बिगुल फिर से बजाते हैं कल के 2000 का और जान लेते हैं कि अनिल जी की तरफ से अगला स्टॉक रिकमेंडेशन कौन सा है। जी सर। बेचने की राय और ये इसमें मैं इंस्पायर हुआ हूँ विश्वेश जी से ही, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरे विश्वेश जी के विचार काफ़ी मिलते जुलते दिख रहे हैं, तो जहाँ विचार मिल रहे हैं तो फिर वो मतलब विचारों का आदान प्रदान कर लेना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं भी वही मजबूत शेयर जहाँ पर अब आगे चलते हुए डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और फंड जहाँ बिकवाली कर सकते हैं उन्हें बेचने की राय। उनमें से एक है टाटा कंज्यूमर, जिसे आप टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के नाम से भी जानते हैं। टाटा कंज्यूमर 346 348 इस रेंज में चल रहा है। हाँ 346 हाफ अभी है, 346 347 के आसपास इस रेंज में बेच सकते हैं। 345 तक भी बेचे कोई दिक्कत नहीं, 344 347 इस रेंज में धीमे धीमे ऊपर में बेचते रहिए आप आराम से। यहाँ पर बेचने की राय, और बेचने की राय 2-3 वजह से जो मेरे पास कारण है बेचने के, वो मैं आपको बता दूँ। पहला तो ये कि एक तो मॉल्स वगैरह वापस खुल नहीं रहे, 31 मई तक तो लॉकडाउन बढ़ ही गया और खुलेंगे तो भी अब दिल्ली मुंबई जैसे 2 बड़े शहरों में तो मामला और ज़्यादा लंबा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तो अभी तक केसेस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।
और ज़्यादा सेल्स जो स्टारबक्स वगैरह की जो आती है वो यहीं से आती है, और सबसे ज़्यादा स्टारबक्स चलता भी मॉल्स में है। तो एक वो बड़ी दिक्कत है। वैल्यूशंस महंगे हैं, 50 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि इस स्पेस के लिए काफ़ी महंगा कहा जा सकता है। तीसरी चीज़, आपने अभी देखा किस तरह से मुश्किलें आ रही, जो फूड जॉइंट्स वगैरह हैं, स्विगी, जोमेटो, ये सब लोग अपनी वर्कफोर्स कम कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो अगर जो नीचे के लेवल के जो कहते हैं ना कि जो सस्ते वाले हैं वहीं दिक्कतें आ रही, तो जो महंगे वाले हैं रेस्टोरेंट्स या फिर क्विक QSR या फिर इस तरह के स्टारबक्स टाइप के, तो वहाँ पर सेल्स में मुश्किलें आनी ही आनी है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि टाटा कंज्यूमर एक अच्छा शॉर्ट हो सकता है इन लेवल के आसपास। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। 358 ये स्टॉप लॉस का लेवल है टाटा कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि ये 341 के आसपास पहला लेवल है, वहाँ पर आपके 2000 बन जाएंगे। तो जिनको 2000 के हिसाब से ट्रेड करना है वो 341 का टारगेट रखिए। जिनको पोजिशनल ट्रेड करना है वो 335, 327 इन दो टारगेट के लिए बिकवाली कर सकते हैं। तो टाटा कंज्यूमर में बिकवाली करने की जगह राय है यहाँ पर ये दो लेवल 335, 327 के पोजिशनली, और आज के लिए या फिर जिनको सिर्फ 2000 के लिए छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करना है उनके लिए होगा 341। दीप। बिल्कुल, और एकदम जैसी सर आपने इसके बात करी, एक ब्रेकडाउन आते हुए दिखा है, 2% नीचे है, डेज लो पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो वीकनेस बढ़ती जा रही है जहां तक टाटा कंज्यूमर का सवाल है। और उसमें आप देखिए एक बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए आपको दिख रहा है, और इसलिए वहां पर और प्रेशर बन रहा है। तो ये तो रहा टाटा कंज्यूमर पर व्यू अनिल जी की तरफ से। अगली जो कॉल है वहां पर आप देखिए, इनफैक्ट वायदा कारोबार में पिछले 10 मिनट में सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन ऐसी स्टॉक में देखने को मिल रहा है, साथ ही रैमको सीमेंट और ICICI प्रू में। अब चार्ट कॉर्नर की पिक है, चलिए चलते हैं राकेश जी और कुणाल जी के पास। बताएं सर। दीपांशु, बिकवाली की राय है पेट्रोनेट LNG पर। यहाँ पे देखें तो एक नेकलाइन टूटी है, स्टॉक में एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, और शॉर्ट टर्म के नजरिए से पेट्रोनेट एनर्जी पर बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, जैसे अभी अनिल जी ने कहा कि जो स्टॉक्स अभी तक आउट परफॉर्म कर रहे थे, जो होल्ड आउट्स थे, वो भी अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं, और उनमें ही पेट्रोनेट LNG शामिल है। ये स्टॉक अभी तक बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब इसने 221 रुपए के एक अहम सपोर्ट को तोड़ा है, और साथ ही इसमें एक पैटर्न बना है जिसको डबल टॉप पैटर्न कहते हैं, और ये इसके डेली चार्ट पर बना है। ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है, तो पेट्रोनेट सीधा नीचे जाएगा। यहाँ पर जो पहला टारगेट है वो 210 रुपए का, और दूसरा टारगेट 204 रुपए का। तो 210, 204 के टारगेट के लिए शॉर्ट करना है, और स्टॉप लॉस 222 रुपए पर 222 पर रखना है। तो 222 के स्टॉप लॉस से पेट्रोनेट LNG में बिकवाली की राय। 18-19 के रेंज में बेचिए पेट्रोनेट LNG, ये राय है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है एक इस स्टॉक पर। लेकिन एक और बिगुल है, और ये बिगुल बड़ा स्पेशल है। अब स्पेशल क्यों है वो मैं बता दूं। ये बिगुल है कुणाल जी राकेश जी के लिए, और ये बिगुल है विश्वेश जी के लिए। अब स्पेशल तो आप समझ ही गए होंगे, 3 महारथी एक साथ आ रहे हैं, मतलब एक ही स्टॉक पर तीनों की राय है। राय तो बिकवाली की होगी, तो बिगुल बैक टू बैक बजा दिए, एक तो चार्ट कॉर्नर का और साथ ही साथ एक BTS डबल टी का। तो इसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आगे निकले हैं कुणाल जी और राकेश जी। विश्वेश जी बहुत पीछे नहीं है, फोटो फिनिश में ही पीछे रहे, लेकिन राकेश जी कुणाल जी को इस पर जो प्रेफरेंस मिली उसके पीछे कारण एक और भी है। ये इनका सिर्फ चार्ट कॉर्नर नहीं है। एक मिनट, मेरी गलती हो गई। पिक ऑफ द डे का बिगुल कुणाल जी राकेश जी पिक ऑफ द डे देना चाहते हैं, गलती हो गई। तो एक बार जरा पहले पिक ऑफ द डे का बिगुल बजाएं, और उसके बाद मैं कुणाल जी राकेश जी के पास जाऊँगा। बताएं सर। अनिल जी, हमारी तो ओवरवेट बिकवाली की राय है। आयशर मोटर्स पर बड़े चार्ज पर एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था अनिल जी, उसके बाद पुल बैक आया है, और पुल बैक के बाद एक राउंडिंग टॉप पैटर्न फॉर्मेशन के साथ ये स्टॉक दोबारा से अनिल जी ध्वस्त होने के लिए तैयार है।
मैं तो काफी बड़े टारगेट्स मुझे नीचे के दिखते हैं, बट मैं चाहता नहीं उसे बोलना, बट अब मुझे लगता है वो काम विश्वेश जी जरूर करेंगे। वो बड़े वाले टारगेट जो दिखते हैं वो यहाँ पर जरूर आएंगे। आयशर मोटर को मिस नहीं करना चाहिए, सबसे वीकेस्ट काउंटर है और ऑटो स्पेस के अंदर जो एफएनओ के अंदर है। आयशर मोटर को बेचे। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, यहाँ पर एक लगातार एक कंसोलिडेशन हमने देखा पिछले कुछ दिनों में। एक मामूली सा मरियल प्रयास हुआ कि स्टॉक ऊपर जाए, लेकिन टिक नहीं पाया। एक क्लियर रेजिस्टेंस क्रिएट हुई 14,500 के आसपास, और फिर आज के ट्रेड में ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा है। मैं और राकेश जी आज सवेरे से ताक में थे कि इसमें एक मौका लगे इसको शॉर्ट करने का, क्योंकि अभी क्लोजिंग बेसिस पर देखने को मिल रहा है। तो ये पिक ऑफ द डे की कॉल है। हमें लगता है कि मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करके चलना चाहिए। पहला टारगेट यहाँ पर 12,350 12,350 का होगा, और दूसरा टारगेट 11,900 का है, 11,900 का। स्टॉप लॉस रखना है 13,500 पर, 13,500 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना है आयशर मोटर्स। एक बार कुणाल जी आपके लेवल्स वापस बोलिए। अनिल जी देखिए, स्टॉप लॉस 13,500 पर, 13,500 पर रखें। पहला टारगेट 12,350 12,350 का, और दूसरा टारगेट 11,900 का, 11,900 का होगा। ओके, आइए विश्वेश जी मैं भले आपके पास में बाद में आ रहा हूँ, लेकिन चिंता न करें, लेवल्स आपके भी कम से कम इनिशिएशन वाले वही माने जाएंगे जो आपने कहा है। तो बताइए आपके क्या लेवल्स टारगेट्स है और आपको कितनी कमजोरी दिख रही है आयशर मोटर्स में? देखिए, मैं क्रिकेट का एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर क्रिकेट में सामने वाली जो टीम होती है वो बड़ा स्कोर अगर कर देती है, तो जब आप बैटिंग करने आते हो तो आपकी दो स्ट्रैटेजी होती है। पहली स्ट्रैटेजी कि विकेट देनी नहीं है, बाद में हिट करना है। दूसरी स्ट्रैटेजी कि शुरू से ही मारना है। तो जिस हिसाब से अब ब्रेकडाउन हो चुका है, मुझे लग रहा है शुरू से ही मारना चाहिए। और ये इस तरह का स्टॉक है कि ये चला ही नहीं है। इसका जो मेजर कंसोलिडेशन हुआ है, ये तो मतलब हर बॉल पे सिक्सर वाला स्टॉक है। आज के दिन में 13,600, मैंने आपको जब मैसेज किया था 13,300 13,400 की रेंज में 13,600 का स्टॉप लॉस रखना है, और 1,000 रुपए तो ऐसे वाटरफॉल की तरह गिरेगा। और इतना बड़ा 1.5 महीने का कंसोलिडेशन है, इतना हाथी जैसा स्टॉक है, तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही होगी। और सिंपल रीजन है, जहां खाना नहीं बिक रहा है, जहां पे पिज्जा नहीं बिक रहा है, वैसे में बाइक कौन खरीदने वाला है। तो ईशर मोटर का जो लार्ज कंसोलिडेशन है, इट इज फॉर द फैक्ट के इकोनॉमी में क्या हो रहा है, टेक्निकली तो बहुत बेकारी है ही। तो 13,300 के लेवल पे मैंने रिकमेंड किया था, 13,600 का स्टॉप लॉस था, और 1,000 रुपए का टारगेट था, 12,000 का मेरा टारगेट था, जो मेरे हिसाब से कुणाल जी और राकेश जी का है। बहुत ही बढ़िया शॉट है, मिस नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली शॉट। ऐसे थोड़ी दो तीन तीन बड़े एक्सपर्ट्स के चार्ट पर आता है। अच्छा, आपने ढूंढा और मुझे कुणाल जी राकेश ने भी बोला कि हमें 3:05 पर हमारा पिक ऑफ द डे देना है। वो तो आपके चक्कर में मैंने और उल्टा जल्दी ले लिया। मैंने कहा भाई विश्वेश जी भी तैयार है, आप भी तैयार है, तो काम को निपटाया जाए। और विश्वेश जी साफ साफ कह भी रहे, स्लो ओवर वाली बैटिंग न करें। शुरू में फील्ड रेस्ट्रिक्शन में कैसे आप उछल कर शॉट मारते हैं, बिल्कुल वैसे शॉट मारिए। आइए, ऐसे ही शॉट मारने के लिए तैयार हैं सुमित वगड़िया जी। छोटा ऑप्शन, बड़ी कमाई। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, मंदी का व्यू है। निफ्टी ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा पुल बैक बाउंस बैक के बाद वापस से डेज लो पे आ गया है। तो यहाँ पे मैक्स फाइनेंशियल मेरे को वीक लग रहा है। अच्छे खासे ऊपर में कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने दबाव दिखाया है। आज सिंगल कैंडल में ही पिछले एक हफ्ते का लो ब्रेक हो गया है। 418 419 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मैक्स फाइनेंशियल में मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से गिरावट बढ़ेगी और अच्छे खासे लोअर लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। एमएफएसएल मेरे को लग रहा है नीचे में 400 रुपए का लेवल भी तोड़ेगा, और शायद 370 380 तक के लेवल जल्दी ही ये स्टॉक के अंदर हमको देखने को मिलेंगे। तो आज अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। इसके लिए अब यहाँ पे पुट लेने का सलाह रहेगा 410 का, जो कि 20 रुपए के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। एमएफएसएल मैक्स फाइनेंशियल का 410 का पुट 20 रुपए के आसपास, 13 रुपए 14 रुपए के आसपास। जो टारगेट्स मैंने स्पॉट में बताए 400 रुपए और 380 या 370 के, वो जब भी आते हैं 2-3 दिनों में, तो इस फुट का टारगेट फिर ऊपर में देखने को मिलेगा 30 रुपए से लेकर 35 रुपए तक। बाय करें 14 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस, 30 से 35 के टारगेट होंगे एमएफएसएल के। ओके, और ये कौन सा वाला पुट खरीदना है, क्या प्राइस में सुमित जी? 14 रुपए स्टॉप लॉस, 14, 30 और 35 का टारगेट,
मैक्स फिनिशियल स्पॉट लेवल 417, पुट कौन सा 400 वाला लेना है और कितने में लेना है? 410 वाला पुट ले रहे हैं अनिल जी, 20 रुपए 21 रुपए का अभी भाव है, 13-14 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस, 30 से 35 के टारगेट। ओके, ये है आपके लिए राय। ओके, इस बीच एक स्पेसिफिक रिसर्च आपके लिए लेकर आ रही है मानसी, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े शेयरों पर, इस सेक्टर पर। आइए चलते हैं उनके पास। मानसी बताइए क्या है रिसर्च आपके पास? जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल जी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पिछले दिनों जो लॉकडाउन की वजह से कामकाज हुआ या तो धीरे कामकाज चल रहा था, इसकी वजह से सेक्टर कॉस्ट देखने में रहा है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चे जुटाने वाले थे, जो खर्च उन्हें करना था अपने प्रोजेक्ट पर, इससे कहीं ज्यादा खर्च अब इन्हें करना होगा। 401 ऐसे इंफ्रा प्रोजेक्ट है जिन पर 4 लाख करोड़ का नुकसान होने की संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक प्रोजेक्ट जो है 150 करोड़ वाले, यानी कि बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा मानसी के ऑडियो और कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत है, हम थोड़ी देर में उसे दुरुस्त करेंगे और फिर चलेंगे। लेकिन हम चले क्या, नीचे की तरफ ही चल रहे हैं। 8,830 ये है लेवल, डे लो के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 1240 अंक नीचे, 17,500 के बेहद करीब, और सेंसेक्स 4 डिजिट में गिरता हुआ 1000 पॉइंट नीचे, 30,000 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर भी आते हुए दिख रहे हैं। तो एक के बाद एक कमजोरी आती हुई दिख रही है। आशु सर, ये आपसे इन जनरल एक राय लेना चाहता हूँ, किस तरह के शेयर बेचे जाए? एक तरफ तो ये कि जो मतलब सदाबहार पिटे पिटाए, आराम से जहाँ दिमाग लगाना नहीं है, और दूसरी तरफ वो स्टॉक जहाँ पर आपको लगता है कि अब गिरावट होगी, ये कब तक बचे रहेंगे? फोकस किस जगह करना चाहिए ताकि है ना हमारे पूरा पैनल है ना उधर दिमाग लगाए थोड़ा? अनिल जी, पिछले तीन चार दिन से जो हमने क्लाइंट्स को बोला है ना, ऑन द कॉन्ट्ररी स्टॉक्स की जगह वन ऑफ द रेयर टाइम्स में इंडेक्स की मंदी में हूँ, क्योंकि स्टॉक्स जो आप जब पिटे हुए देखते हैं ना, तो अनिल जी ना हिम्मत नहीं होती कई बार क्लाइंट्स की भी, या उसकी कि इतना नीचे आ गया, इतना क्या घटेगा, और हमने वहां से कई बार बाउंस भी देखा है। सो अनिल जी, ये जो 9200 9100 बैंड टूटा है, इसके बाद क्लियर कट शॉर्ट इंडेक्स है अनिल जी। वैसे तो 9500 पे 945 पे मैंने ट्वीट कर दिया था पैकेज के बाद कि अगर 10 मिनट भी ये पैकेज 95 नहीं संभाल पाया तो ये अब मार्केट गया, ये तो मतलब ये तो गयो। तो अनिल जी, मेरे को इस वक्त लगता है जो बेटर सेल हैं, जिसमें मतलब आप ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे, इंडेक्स में अनिल जी आज भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया किसी ने, तो इंडेक्स ये फर्स्ट टारगेट, फिर 86, फिर 84, 82, इस तरह से मुझे अगर बेचना है तो इंडेक्स ज्यादा सेफ लग रहा है। अनिल जी, आपने नोटिस किया आज विश्वेश ने 2 बार मेरा नाम लिया है, बीच में अमर राजा के वक्त भी और बाकी भी, ये ना मेकअप कर रहा है, क्योंकि ये पैकेज के बाद इसने मेरा मंदी में साथ नहीं दिया फॉर ए चेंज। अगर ये मंदी में साथ देता तो पैकेज के बाद तो अनिल जी इतना बेच देते कि मतलब आप पूछो मत, इसने साथ नहीं दिया, तो अब ये मेकअप करने के लिए ना ये सब कर रहा है। अरे भैया, वैसा है कि मंदी करने के पहले आपका आशीर्वाद लेना जरूरी है, बस सिंपल चीज़ है। मंदी में साथ ना दे दें, लेकिन जब भी करें तब आपका आशीर्वाद जरूर ले लें। तो विश्वेश जी छोटे भाई की तरह आपका आशीर्वाद ले रहे हैं और कुछ नहीं। ओके, चलिए इस वक्त मंदी के माहौल में एक खबर जो ये बिजली वितरण कंपनियों से जुड़ी हुई आई है आर्थिक पैकेज में डिस्कॉम्स को लेकर, वो क्या खबर है और क्या उसके असर होंगे? क्योंकि अब यूनियन टेरिटरीज में भी जो बिजली वितरण कंपनियां उनके प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, बहुत कुछ एक्शन हो रहा है। आइए संदीप हमारे साथ है बताने के लिए डिटेल। संदीप बताइए। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कुछ 8 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे जो डिस्कॉम्स हैं, जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, उनके निजीकरण की यहाँ पे शुरुआत की गई है। जो पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ उसमें ये घोषणा हुई थी, और अन्य जो राज्य हैं जहाँ पे निजीकरण नहीं हुआ है वहाँ पे भी इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। और इसके पीछे मेन मंशा ये है कि जो सर्विस है उसे कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया जाए, उसमें सुधार लाने की यहाँ पे बातचीत सरकार करती हुई दिख रही है। यूनियन टेरिटरीज वो होती है जहाँ पे अगर आप देखिए डिस्कॉम्स के ऊपर जो कंट्रोल है वो केंद्र सरकार का होता है, और अब इसे निजी हाथों में यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सौंपने की तैयारी सरकार करती हुई दिख रही है। दूसरी ओर जो नई पावर टैरिफ पॉलिसी है उसे जल्द लाने की बात यहाँ पे की गई है, जिसमें अगर कोई भी पावर कट होता है बिजली वितरण कंपनियों की ओर से तो उनके ऊपर एक पेनल्टी लगाने की जो विचार है वो भी किया जा रहा है, और इनके जो घाटे होते हैं उसका सिर्फ जो 20% हिस्सा है उसे टैरिफ में जोड़ा जा सकेगा।
पावर कंपनियों की जो लागत है उसे कम करने के ऊपर फोकस सरकार का है, और कुछ राज्यों में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए कुछ पीपीपी मॉडल के ऊपर भी विचार कर रही है सरकार। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट बिल है 2020 उसके ऊपर भी काम जारी है, और जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर घाटे होते हैं जिसे हम एटीसी लॉसेस भी कहते हैं, और उसे 12% लाने की 12% या उसके नीचे लाने की कोशिश सरकार कर रही है। फिलहाल अगर आप देखिए 21% से ज्यादा जो होते हैं, और इसके लिए एक बड़ा कदम जो उठाने की बातचीत की जा रही सरकार की ओर से वो ये है कि हर घर में जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स होते हैं वो लगाने की यहाँ पे योजना बनाई जा रही है। तो तमाम ऐसी पावर स्पेसी कंपनियां जो कि जनरेशन में है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, पीएफसी आरईसी जैसी कंपनियां जो कि लोन देंगी डिस्कॉम्स को, वो कंपनियां फोकस में, और साथ ही साथ स्मार्ट मीटर्स वाली कंपनी जिसमें अनिल जी आप देखिए एलएनटी, सीमेंस, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जीनस पावर और एचपीएल इलेक्ट्रिक, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि स्मार्ट मीटर्स बनाती है। तो इस तमाम ऐसी कंपनियां जो कि ये जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं वित्त मंत्री की ओर से, उस वजह से आज फोकस में है। ये है आपके लिए तमाम डिस्काउंट्स जो फोकस में इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी देना चाहते हैं विश्वेश जी। तो विश्वेश जी के लिए बिगुल BTS डबल टी का। बताएं सर। विशेष जी, विशेष जी आवाज आ रही है आपको? ओके, चलिए विश्वेश जी को आवाज नहीं आ रही है तो दीप क्या करेंगे फिर? एक काम करिए, विश्वेश जी को आवाज़ नहीं आ रही तो आप मेरे लिए बिगुल बजा दो फिर मैं ही आज के कल के 2000 में ही कर लेता हूँ। चलिए बिल्कुल, कल के 2000 का बिगुल अनिल जी के लिए। जी सर, अब क्या बेचेंगे? बिगुल बच गया? ओके, चलिए तो क्या बेचेंगे? देखो भाई, बेचेंगे तो कोई बढ़िया चीज़ ही बेचेंगे, मतलब हल्की चीज़ क्या बेचना है। तो हम बेचेंगे टाइटन। टाइटन चल रहा है 818 820 की रेंज में है, 818 के आसपास, 817 18 यहाँ पर बेच दीजिए इसको इसी भाव में जो करंट प्राइस है इस पर। यहाँ पर टाइटन में बिकवाली करने की राय है। और देखिए टाइटन में अकेला बेचने की राय नहीं दे रहा हूँ, सारे हमारे दिग्गज, अभी थोड़ी देर पहले भसीन साहब भी टाइटन शॉर्ट करने की राय देके गए थे। आशु जी भी, जहाँ तक मुझे याद है टाइटन पर आशु जी भी बेरिश ही है। मैं एक बार फिर से पूछूंगा आशु जी को। और देखो सिंपल चीज़ है, वही जो अभी आयशर बोल रहे थे ना, जहाँ आयशर की जो शॉर्ट कॉल दी थी विश्वेश जी ने बोला जहाँ पिज़्ज़ा नहीं बिक रहा वहाँ मोटरसाइकिल कैसे बिकेगी। तो टाइटन के लिए एक दूसरी मुश्किल और है, ये गोल्ड जो 50,000 की तरफ जा रहा है, 50,000 के गोल्ड में ज्वेलरी कौन खरीदेगा। मतलब अब तो ऐसी सिचुएशन हो रही है कि मतलब है ना, लोगों के घर में उनकी वाइफ भी बोलती है कि रहने दो, 50,000 के भाव में गोल्ड की ज्वेलरी मत दिलाओ, जब नीचे हो जाए तब दिलाना। जबकि जनरली आमतौर पर कोई लेडीज़ मना नहीं करती कि ज्वेलरी मत खरीदिए। इतने महंगे गोल्ड के दाम सबको लगने लगे हैं। तो सिंपल सी बात है, पहली चीज़ परचेजिंग पावर लोगों का कम होने वाला है, दूसरी चीज़ गोल्ड के दाम बढ़ने वाले हैं, तीसरी चीज़ लॉकडाउन में बंद, ये सारी मुश्किलें ऐसी है ना, जो लग्जरी वाले, जो डिस्क्रिशनरी खर्चे वाले जो मामले हैं ना, इनके लिए बड़ा मुश्किल वाला समय है। तो टाइटन परफेक्ट शॉर्ट है, यहाँ पर बेचकर चले। 835 835 आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। 800 का पहला टारगेट है, आराम से टारगेट थोड़ा अच्छा वाला रखिए, छोटा छोटा मत रखिए। 800 का पहला टारगेट रखिए। 785 785 दूसरा टारगेट है। 760 760 तीसरा टारगेट है। तो ये 3 टारगेट के लिए आपको टाइटन में बिकवाली करनी है, ये सोच लीजिए। तो और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार ग्लोबल सेल्स का फोरकास्ट ही टाइटन दे भी नहीं रहा, क्योंकि उनको मालूम है कि दुनिया भर में पता नहीं सिचुएशन कब तक सामान्य होगी, कब आप बेचेंगे करेंगे। तो वो एक बड़ी मुश्किल वाला मामला है। जो इंटरनेशनल गोल्ड काउंसिल है उन्होंने सेल्स ग्रोथ -11% बताई है इस साल के लिए, सोचो। वो दूसरी चीज़ है। अच्छा, टाइटन का 14-15% कारोबार डायमंड ज्वेलरी से आता है। अब गोल्ड ही नहीं बिकेगा, डायमंड कहाँ से बिकेगा? तो मामले बहुत मुश्किल वाले हैं। तो उस लिहाज से एक बार आशु जी से मैं मुझे जहाँ तक ख्याल है आशु जी का भी व्यू है टाइटन पर, एक बार आशु जी से राय ले लूँ। आशु जी क्या कहेंगे सर?
अनिल जी बिल्कुल, मेरा आपने बिल्कुल ठीक पहचाना और याद है आपको 950 रुपए से परपेचुअल शॉर्ट की लिस्ट के अंदर है। और अनिल जी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सबसे लास्ट अगर कहीं कोई जाएगा तो टाइटन के स्टोर्स पे जाएगा। इनकी सारी लग्जरी आइटम है, बिग फैट वेडिंग्स बिल्कुल अनिल जी नॉर्थ में ज्यादा होती है, तो मैं बता सकता हूँ कोई प्लान नहीं है। पूरे साल की वेडिंग्स कैंसिल हो गई हैं, जो पोस्टपोन भी हुई है अनिल जी वो बहुत ही एक साइलेंट अफेयर और एक छोटा अफेयर होने वाला शादियों का। तो ये बिग फैट वेडिंग और ये सब अगले 1-1.5-2 साल तक कुछ नहीं पता क्या होगा। सो अनिल जी बिल्कुल टाइटन की वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, इट इज अ परपेचुअल सेल। परपेचुअल सेल है टाइटन। ये राय इस वक्त आशु सर की भी आती हुई दिख रही। तो एक स्टॉक है जिस पर मैं, आशु सर और भसीन साहब तीनों एक मत हैं और वो है टाइटन। टन टाइटन। ओके, आइए अब तैयार हैं हमारे साथ विश्वेश जी आवाज पहुंच रही है आपके पास, तो आपके लिए बिगुल, और बिगुल के बाद आप दीजिए अपनी स्ट्रेटेजी दमदार BTS डबल टी वाली। यार विश्वेश जी फिर से कट गए। विश्वेश जी का क्या प्रॉब्लम? विश्वेश जी को मैं सोच रहा हूँ, रहते तो मेरे पड़ोस में ही है, नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, नहीं तो मैं अपने घर पे ही बुला लेता, कहता कि चलिए साथ में बैठ के शो करते हैं सुबह शाम। विश्वेश जी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का मामला, नहीं तो आप ज़्यादा मुझसे दूर है। विश्वेश जी तैयार है? आवाज़ पहुँच रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है जी, आपके प्यार की तरह। अरे विश्वेश जी सबसे नज़दीक आप है, आप सुन नहीं पा रहे हैं, गजब करते हैं भाई। चलिए मैं बिगुल नहीं बजा रहा, सीधा दे दो। बिगुल के चक्कर में पता चला फिर रह गए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, बताएं सर। देखिए स्ट्रेटेजी ये है, हम लोअर जोन ऑफ सपोर्ट पे हैं। 8800 मेरे हिसाब से क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो मार्केट और 150-200 पॉइंट जाना चाहिए। तो करना ये होगा कि आप 8800 का पुट बेचिए। 8800 का 211 रुपए के आसपास आपको पुट बेचना है और उसके सामने 3 पुट खरीदने हैं 8500 की। तो 8800 का पुट बेचना है एक लॉट और 8500 के 3 पुट खरीदने हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, 1:3 पुट रेशियो बैक स्प्रेड। ठीक है, अब होगा क्या, अगर मैं गलत हो गया और मार्केट बाउंस बैक होता है तो उस केस में आपको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि अगर मार्केट बाउंस बैक होता है तो आपने जो बेचा है वो रिलेटिवली महंगा है, तो आपको ऊपर जाने के कोई नुकसान। ऑन दी अदर हैंड अगर जोर से मार्केट नीचे जाता है जो व्यू है, तो उस केस में मतलब, और ये जो ट्रेड है इस ट्रेड से सबसे बड़ी खासियत है ये इसको टाइम ट्रेड कहते हैं। तो आज मंडे है, इस ट्रेड और ये मंथली करना है आपको, वीकली नहीं करना है। तो 28 मई के मंथली के 8800 की 1 पुट को बेच के, जो 211 के आसपास है, 3 पुट को खरीदना है 8500 के। ठीक है, और आपकी जो लागत है ये करीबन समवेयर अराउंड 100 रुपए के आसपास आएगी। दैट इज योर मैक्सिमम लॉस इफ मार्केट गोज अप। ऑन द अदर हैंड अगर ये जोर से नीचे जाता है जो व्यू है, और दूसरा क्योंकि आप नेट पॉजिटिव वेगा हो, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपको पैसा बनेगा, तो उस केस में अगर नीचे जाता है तो आपको फायदा होगा। तो मेरा ये व्यू है कि इसमें जो मैक्सिमम लॉस है वो लिमिटेड है, मैक्सिमम प्रॉफिट है अनलिमिटेड है। और अगर मार्केट जोर से जाता है अगले 1-2 दिन में तो जोर से पैसा बन जाएगा। इसको आप 2 दिन से ज्यादा मत खड़ा रखिएगा। तो आज है मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक अगर मार्केट में मूव नहीं आता तो आप निकल जाइए। अगर ट्यूसडे वेडनेसडे तक अगर मार्केट में 8500 का मूव आता है, उन बोथ केसेस आप खड़े रहिएगा। तो ट्रेड ये है, 8500 का मंथली का पुट 3 खरीदना है और 1800 का मंथली का 1 पुट बेचना है। 1:3 पुट रेशियो बैक स्वेप। अच्छा, अनाप शनाप आप पुट बेच रहे हो 3-3, तो विश्वेश जी अनाप शनाप अनलिमिटेड रिस्क भी तो होगी। किस लेवल के नीचे निफ्टी चला गया तो अनलिमिटेड रिस्क हो जाएगी, ये भी तो बताओ। सर हम अनाप शनाप पुट ले रहे हैं, हम एक बेच के 3 ले रहे हैं सर। हम 8800 का 1 पुट बेच रहे हैं और 8500 का 3 पुट खरीद रहे हैं, जिसको 1:3 पुट रेशियो बैक स्प्रेड है। तो अगर जोर से बाजार जाएगा तो पैसा आ जाएगा। आपका जो नेट थीटा है एवरीडे का, जिसको टाइम वैल्यू कहते हैं, वो नेगेटिव है। मतलब रोज का कुछ नहीं हुआ तो 1300 रुपए आपका भाड़ा लग रहा है, वो आपसे लॉस है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपका ऑलमोस्ट 700 रुपए का वेगा है। तो अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो पैसा देगा, तो पैसा आएगा। मार्केट वहीं रहा और ऊपर गया तो माइनर लॉस है। ठीक है, जैसा आप कहें वो सही। ओके, परफेक्ट। तो विश्वेश जी, दीप जी जरा जल्दी से बिगुल बजाओ 3:20। बिल्कुल, आखिरी 10 मिनट के लिए 3:20 का स्ट्रैटेजी का बिगुल। सर ग्लोबल का अपडेट वैसा ही है। डाउ फ्यूचर्स 350 अंक ऊपर, यूरोप के बाजार काफी मजबूत इस समय, और कच्चे तेल में एक बार फिर से जबरदस्त तेजी आ रही है। तो दीप सिंपल है कि हम
इस वक्त राय ये देंगे कि आप अपनी शॉर्ट्स को काट लें या फिर शॉर्ट रखना चाहें तो पुट में कन्वर्ट कर लें। और बहुत बहुत एग्रेसिव ट्रेडर तो कॉल खरीद, लेकिन मैं ये कहूँगा ना खरीदे तो बेहतर है, क्यों फालतू में इतने कमज़ोर बाजार में। बस ये कि हल्का फुल्का अमेरिका को देख के, क्रूड को देख के थोड़ा उछाल कल सुबह मिल जाए। लेकिन अब चूंकि आप बंद इतना नीचे हो रहे हैं ना 8,800 के, तो अब तो आपको 9,000 और 9,050 ही माउंट एवरेस्ट लगने लग गया। तो पॉइंट सिंपल है, आज पैकेज की निराशा से आप डे लो पर जाकर बंद हो रहे हैं। यहाँ पर शॉर्ट डेफिनेटली काटनी चाहिए 17,500-600 के आसपास बैंक निफ्टी पर, 8,825 के आसपास, 8,800 के पास निफ्टी पर, और कल फिर से उछाल का इंतजार करें, वहाँ पर हम बेचने के बारे में सोचेंगे। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं कोई, मैं राय नहीं दूंगा, लेकिन अगर वो करना चाहें तो फिर 9,000 का कॉल ऑप्शन छोटा सा ले लें तो ले लें, नहीं लें तो बढ़िया ये 18,000 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीदें, बिल्कुल छोटे टारगेट के लिए और स्ट्रिक्टली एग्जिट करने के लिहाज से। और ये सिर्फ और सिर्फ इस लिहाज से कि ग्लोबल मार्केट्स की एक रिकवरी की आप उम्मीद करके कल गैप से ऊपर आप उम्मीद कर सकते हैं, वो उसी लिए। अदरवाइज आपको सिंपल चीज़ है कि पोजीशन न्यूट्रल करके जाएं, ज़्यादा बढ़िया है। तो सिंपल चीज़ है, शॉर्ट काटना है, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो कॉल ऑप्शन खरीदिए, अदरवाइज कुछ नहीं, आराम से बैठिए। बिल्कुल आराम से बैठिए, शॉर्ट अपने काट लीजिए। अग्रेसिव ट्रेडर्स 9,000 की कॉल खरीद सकते हैं एक छोटे टारगेट के लिए। चलिए, बाजार बंद होने में बस कुछ ही मिनट बाकी है, उससे पहले कुछ और स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। भारती एयरटेल, इस पर नजर रहेगी, इसके नतीजे बस मार्केट्स बंद होने के बाद आने वाले हैं। क्या है अनुमान, बताने के लिए तैयार है कुशल। बट कुशल, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक चार्ट कॉर्नर का पिक आ रहा है, तो चार्ट कॉर्नर का पिक बजाते हैं। जी सर, बताएं। दीपांशु, बिकवाली की राय है फेडरल बैंक में स्टॉक में बिल्कुल भी पुल बैक नहीं आ रहा है। चार्ट्स पर एक क्लियर कट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ है और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, एक अच्छी खासी मंदी का कैंडिडेट बन सकता है कल फेडरल बैंक पे। बिकवाली की राय है। ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो 14% का इजाफा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक एक करके सभी निजी बैंक चले गए। हमने बड़ी बिकवाली आरबीएल में, इंडसइंड बैंक, जो कि मैंने और राकेश जी ने आज सवेरे चार्ट कॉर्नर में बिकवाली की राय दी थी, दोनों लक्ष्य वहां हासिल हुए हैं। और उसी तरह की गिरावट अब फेडरल बैंक में आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। मौजूदा स्तरों पर हमारी शॉर्ट करने की राय है। ₹1 का मामूली सा स्टॉप लॉस ₹40.50 पर रख लें। नीचे जो टारगेट्स हैं, पहला टारगेट ₹37.50 का और दूसरा टारगेट ₹36 का होगा। और देखिए, जो गलती अभी विश्वेश जी ने करी है कि उन्होंने बिकवाली करते समय मंदड़ियों के सरगना का स्मरण नहीं किया है, तो वो गलती मैं और राकेश जी नहीं करना चाहते। तो इसमें आशु जी की भी राय एक बार ले लें तो मुझे लगता है कि दीपांशु अच्छा रहेगा। नहीं, आशु जी ने ऑब्जेक्शन उस बात का लिया था कि राय आशीर्वाद तब ले रहा था जब 9,500 था, उस वक्त नहीं लिया। अभी तो आशीर्वाद है ही सबको। जल्दी से एक बिगुल है ना किरण जी के लिए, क्योंकि समय कम है, तो किरण जी के लिए एक बिगुल जल्दी से। जी सर, बताएं। अनिल जी, एक स्पेशल कॉल देके मैंने बजाज फाइनेंस बेचने की राय दी थी 1960 के करीब 1830 1850 के टारगेट्स के लिए। तो वो तो प्रॉफिट में है, पर उसमें ही मैं एक पुट ऑप्शन यानी ऑप्शन स्ट्रेटेजी देना चाहता हूँ। सिंपल प्लेन वैनिला स्ट्रेटेजी होगी। अभी बजाज फाइनेंस का करीबन 1900 का जो कॉल है, सॉरी पुट है, वो 125 127 के करीब मिल रहा है। ये बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 102 का, यानी करीबन ₹25 का रिस्क है। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 191 205 ये टारगेट्स कल को देखने को मिल जाने चाहिए। तो बजाज फाइनेंस का पुट लेके चलना चाहिए। मेरे टारगेट्स कायम है। और जिन्होंने सवेरे अपने फ्यूचर्स बेचे हैं, इनके लिए आपका अभी स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1980 का। ओके, एक मिनट, जो 1900 का लेना है पुट, कौन सा लेना है? बजाज, माफ कीजिएगा, हाँ बजाज फाइनेंस का 1900 का लेना है पुट, कौन सा लेना है सर? 1900 का लेना है पुट, बराबर है। ओके, कितने में? अभी 130 हो गया, तो 130 पकड़ लीजिए। 102 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 190 से लेके 205 के टारगेट्स कल देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 190 205 के टारगेट के लिए
खरीदें 1900 का पुट 125, 130, 102। आजकल क्या है कि हम लोग शो सब लोग घर से कर रहे हैं, तो कभी कभी ऑडियो बीच में थोड़ा सा एक जगह जहाँ आप लेवल बोलते हैं वहीं पे रुक जाता है, तो फिर वापस पूछना पड़ता है। तो जैसे हम वापस से स्टूडियो से शो शुरू करेंगे हमारे कान एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे, चिंता न करें। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी पता नहीं ग्लिच आ जाता है, तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। इसलिए हमें कई लोगों को लग रहा है वो बार बार क्यों पूछे भाई, अब आपने सुन लिया जरूर थोड़ी मैंने सुन लिया, और हो सकता है मैंने सुन लिया हो आपने ना सुना हो, तो इसलिए आजकल हम रिपीट कर देते हैं। तो रिपीट करने में ये बड़ा आराम है, ताकि सबको पता चल जाता है कि भाई हाँ कन्फर्म हो गया। ओके, कन्फर्म ये हो रहा है आज के मार्केट में। चलिए आखिरी 45 सेकंड बचे हैं, 8,825 के आसपास निफ्टी, ठीक है, और लगभग 300 अंक नीचे बंद होगा, 1000 पॉइंट नीचे बंद होगा सेंसेक्स, 1200 अंक नीचे बंद होगा बैंक निफ्टी। ये है आपका आज का मूड माहौल क्लोजिंग के लेवल का, ठीक है ना। और जहां से कमजोरी आ रही है वो बता दूं पहले निफ्टी में इंडसइंड बैंक 10%, जी 10%, आइशर 9%, मारुति 8%। अरे मारुति के लिए तो इतनी दो बढ़िया खबरें थी। एक तो ग्रीड एंड फेयर वाली जो रिपोर्ट आई CLSC की, उसमें कोटक को बाहर निकालकर मारुति को अंदर किया। आज गुड़गांव में इनका वो गुरुग्राम में वहाँ पर प्लांट इनका शुरू हुआ, उसके बावजूद 8% 7% नीचे मारुति। बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बैंक सारे कमज़ोर है, ICICI एक्सिस वगैरह इंडसइंड सबके सब। ऑटो सारे कमज़ोर है, आइशर मारुति, मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों साथ में रेस लगा रहे हैं। फिर आप देख लीजिए इसके अलावा NBFCs, बजाज फाइनेंस, HDFC लिमिटेड वगैरह सब कमज़ोर हैं। मजबूत एक ही चीज़ है भाई, सिप्ला। एक रिजल्ट खराब आए उसके बावजूद सबको लेना है, 5-5.5% मजबूत, 600 के पार। TCS 2.5%, ओह सोचो TCS 2.5% नहीं बढ़ा होता तो निफ्टी 8,800 के नीचे या उसके बेहद करीब बंद होता। तो फाइनली प्रोविजनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 88833 थोड़ी नीचे आएगी, ये नहीं आएगी। बैंक निफ्टी 17,647 है, इतनी नहीं आएगी, 17,600 के नीचे आएगी। ये दो क्लोजिंग है आपके लिए। वायदा कारोबार में तो गिरने वाले शेयरों की लिस्ट बड़ी लंबी है, मैं थोड़ी से बता दूं जो डबल डिजिट में गिरे ना उनको सम्मान देते हैं। 18% महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक ऑफ द डे, M&M फाइनेंस माफ कीजिएगा 18%, आज हमने स्टॉक ऑफ द डे में बेचने की राय दी थी। इक्विटास 15% नीचे, चोला 15% नीचे, PVR 14% नीचे, आईबुल हाउसिंग और LIC हाउसिंग 13%, इंडिगो 11%, TVS मोटर्स 10%, इंडसइंड बैंक 10%। इसके नीचे 10% से नीचे वालों को ये सम्मान नहीं दिया जाएगा कि हम क्लोजिंग में उनके रेट्स बताएं। मजबूत क्या है, सिप्ला 5%, माइंडट्री 3%, कोलगेट पामोलिव 2% और आज का स्टार परफॉर्मेंस TCS 2.25%। अपनी तरफ से पूरी कोशिश बाजार को संभालने की। 6 बजे क्या है स्पेशल शो आपके लिए बता दें। कोरोना का कहर कम करने के लिए देश में लॉकडाउन 4.0 लागू हो गया है। इस बार काफी सख्ती और साथ ही शर्तों में काफी छूट भी दी गई है। साथ ही राज्यों को ये अधिकार दिए गए कि भाई आप ही डिसाइड करिए। तो नए लॉकडाउन का रूप रंग कैसा है, क्या है नए नियम, ये हम आपको आज शाम बताने वाले हैं 6 बजे। साथ ही ये भी बताएंगे कि जो अलग अलग राज्यों को रियायत दी गई, डिसीजन लेने का पावर उनको दिया गया, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई बसेस जानी है तो राज्य डिसाइड करेंगे। अगर दोनों तैयार है तो फिर सेंटर का कोई लेन देना नहीं। तो ऐसे में राज्यों की तैयारियां कितनी हैं, पॉइंट नंबर 1। क्या ये ऐसी रियायत राज्य हैंडल भी कर पाएंगे, इससे बढ़ तो नहीं जाएगा। ये ढेर सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में है। तो इसी पर हमारा शाम का खास शो 6 बजे। खुला सा लॉकडाउन तो है लेकिन काफ़ी खुला सा। तो ये है आपके लिए आज शाम का खास शो, मिस मत कीजिएगा हमारे साथ। तो बेहतरीन शो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, और प्रोविजनल क्लोजिंग के बाद फाइनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 8823, 8,823। ये है निफ्टी का वो लेवल जो क्लोज हुआ है 313 अंकों के नुकसान के साथ। बैंक निफ्टी 1260 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ 17,573 पर। ये है फाइनल क्लोजिंग आज की निफ्टी की आती हुई। और इससे पहले कि हम विदा ले, लेकिन एक चीज़ और है, इस क्लोजिंग पर एक व्यू मैं लेना चाहता हूँ आपसे आशु सर, क्योंकि अब लोग है ना, जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग है ना तेज़ी में ही थे। काफ़ी लोग 9,500, 9,800, 9,900 देखकर भी इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ पैसा हम बाद में लगाएंगे, करेक्शन आ जाने दीजिए। क्या उनके लिए अब वक्त आया है पैसा लगाने का, या अभी थोड़ा इंतज़ार और करें?
अनिल जी, अब जो भाव की डिस्ट्रक्शन हुई है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए तो इंडेक्स में अभी भी नहीं आया, लेकिन जो स्टॉक्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है, प्राइस डिस्ट्रक्शन हुई है, उसमें अनिल जी यस धीरे धीरे, क्योंकि एक ना ये मेरे हिसाब से एक फैशन स्टेटमेंट होती है, अभी 25% लो, उसके बाद 25 लो, अभी 25 लो, ये बोलना किसी के लिए बहुत आसान होता है, किस लेवल पे क्या बोला, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस चीज़ की। लेकिन अनिल जी अब जो प्राइस डिस्ट्रक्शन हुई है, मैंने अभी आपने मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें मंदी में ध्यान रखना चाहिए, तो जब अनिल जी मंदी लगती है और मंदी में स्टॉक्स नहीं दिखते तो इंडेक्स पे शिफ्ट होना है कि इंडेक्स मंदा है, और उसके चलते जो अब जो ये बात है, अब जेन्युइनली वो बात आने वाली है। आई थिंक 87 फर्स्ट लेवल है, उसके बाद 84, 82, तो इन 3 लेवल्स पे अनिल जी थोड़ा सा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए जो स्टॉक्स आपको पसंद हो, और वो कोशिश ये करनी चाहिए अनिल जी अभी भी नॉन फाइनेंशियल में करनी चाहिए। अनिल जी मैं एक और अभी मैं फिर लिबर्टी लेके बोल रहा हूँ, कुणाल जी ने जो फेडरल बैंक के लिए बोला, अनिल जी ये छोटे स्टॉक्स हैं, बैंक्स हैं, 46, 47 वाला भी फेडरल बैंक, फिर बीच बीच में तेजी की न्यूज भी आती है, थोड़ा बढ़ता भी है, बेल, मेक इन इंडिया, मदरसन, सुमी, भारत फोर्ज। अनिल जी मेक इन इंडिया ने ना बहुत ब्रेक इन इंडिया किया हुआ है सब लोगों का, तो अभी भी L&T देखिए 2 दिन पहले एवरीवन वाज, मतलब सबका नैरेटिव ही L&T था, कैपिटल गुड्स। तो अनिल जी ये जो पिटे हुए स्टॉक्स हैं, इनमें जो है जो सालों साल नहीं चले, उसमें मतलब टेढ़ी उंगली या सीधी उंगली डालने की जरूरत क्या है, उसके अंदर नहीं करें, वो डिसिप्लिन रखें, तो सिलेक्ट स्टॉक्स में काम करें अनिल जी, उसी में मुझे लगता है कि बेटर रहेगा। ये वीक स्टॉक्स है अनिल जी, जाके ना बिल्कुल वो गांधी जी के बंदर की तरह बिल्कुल आंखें और कान बंद कर दो, जाता है जाए, क्योंकि वो बड़ा डिसिप्लिन है जो बचा लेगा। बिल्कुल, और डिसिप्लिन में रहना है, यही इस समय बाजार के लिए बेस्ट आपके लिए ऑप्शन रहेगा। 21 अप्रैल के बाद आप पहली बार 8,900 के नीचे बंद हो रहे हैं, तो 21 अप्रैल के बाद पहली बार इतनी लो क्लोजिंग हो रही है। और अनिल जी ने तो इस सीरीज की शुरुआत में, इस महीने की शुरुआत में 2 हफ्ते पहले मंडे को बोल ही दिया था कि मे की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सेल इन में, गो अवे। आधा टाइम निकल गया है और हम देख रहे हैं इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है। एक बार देख लेते हैं कि अनिल जी ने आपको इस सीरीज के स्टार्ट में क्या एडवाइस दी थी मार्केट्स के लिए। आज के एक्सेस टेक का नाम दीप ये है, सेल इन में गो अवे। आमतौर पर मई का महीना रहता है बाजार के लिए खराब, ठीक है, और ऐसे में मई के महीने में आप बेच दीजिए, निश्चिंत हो जाइए, आराम से आपको फिर से खरीदारी का मौका मिलेगा। देखिए बाजार में मेरा व्यू खराब है और मुझे लगता है कि बाजार वापस नीचे जाएगा। अब मैं चाहता हूं हर एक लेवल पर इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करें और फिर गिरावट का इंतजार करें। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बाजार मौके देगा। कैश हाथ में रखिए, कैश प्रिजर्व करके रखिए, कैश विल बी किंग। बेचना ही है, ऊपर में आपको हल्का ही होना है, ये सिंपल चीज है। कुल मिलाकर ये कि ताकत नहीं है बाजार में, बहुत मुश्किल वक्त आगे आने वाला है और उसके लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। बहुत कंफर्ट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। एक बार ये आप चाहें तो ट्रेडर के हिसाब से, बाकी जो पोजिशनल व्यू है वो अपनी जगह ठीक है कि आपको उछाल में बेचना ही है। उछाल में जब एक अच्छा रुझान ग्लोबल मार्केट की वजह से मिले, वहाँ अपने को थोड़ा पोर्टफोलियो खाली करना है, हल्का करना है, और इसलिए करना है कि निचले लेवल पर, ताकि आपके पास कैश रहे फिर से एंटर करने के लिए। मई के पहले हफ्ते में, पहले दिन हमने यही कहा था कि ये मार्केट ऐसा है, सेल इन में गो अवे। वहाँ से 800-900 पॉइंट निफ्टी नीचे है, ऊपर में मौका मिले तो आपको उछाल में बेचना है। मैं बार बार यही डीपली आपको कह रहा हूँ, मई के महीने में जब भी आपको गर्मी दिखे, गैप मिलते ही आपके मुंह में पानी आना चाहिए कि भाई मुझे गैप मिल रहा है ना, मुझे बेचना है। 4 मई को हमने शो की शुरुआत की थी, तब हमने पहली लाइन ये की थी, सेल इन में गो अवे। मई में आपको बेच कर निकलना है, ये लेवल्स बहुत बढ़िया है, और हमने क्लियर कट ये भी कहा था कि आपको उछाल में बेचना है। 1000 पॉइंट आपका निफ्टी वहां से नीचे है। और अनिल जी, भारी गिरावट तो ऑलरेडी आ चुकी है 2 हफ्तों में, और भी पेन की तैयारी हो रही है जिस तरह से आज का मूवमेंट आया सर? दीप आने में आ सकती है, लेकिन क्या है, ऐसे मार्केट को देख के खुशी नहीं होती, क्योंकि पॉइंट सिंपल है। हम कितना ही बोले बेचने के लिए, एक तो है ना, लोगों से लॉस में बिकता नहीं है, प्रॉफिट में भी है ना, तेजी के मार्केट में लोगों को लगता है और बढ़ेगा और बढ़ेगा, आज नहीं कल बेचेंगे, कल नहीं परसों बेचेंगे, और उसमें बिकता नहीं है। तो बेचकर बहुत लोग पैसा बना नहीं सकते, ये बात सही है। मुनाफे में बेचना भी मुश्किल काम है, और लॉस में तो किसी से बिकता ही नहीं है। सुन लेंगे, हाँ
इतना ज़रूर हो जाता है दीप कि लोग सुन के खरीदें ना, फ्रेश ना खरीदें। और मैं लगातार ये कह रहा था कैश के स्टॉक्स में तो फंसना ही मत भाई। ऐसी पार्किंग होगी ना कि आप मतलब पार्किंग चार्जेस देते 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 परेशान हो जाओगे और फिर ये बोलोगे भाई ठीक है हमें छुड़वाओ। तो ये इसलिए भले ही व्यू सही हो जाए लेकिन वो व्यू सही होने की वो खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि हाँ ठीक है आप पैसा बचा तो सकते हो लेकिन मंदी में पैसा बनता किसी का नहीं है। कुछ एक ट्रेडर्स ठीक है शॉर्ट कॉल्स पे हम देते हैं करते हैं, वो बना ले कर ले, वो अपनी जगह है, लेकिन इन्वेस्टर्स का पैसा तो तेज़ी में ही बनता है। तो हम तो चाहते यही है कि तेज़ी हो, ज़्यादा हो, बढ़िया हो, अच्छे कारणों से हो। लेकिन क्या करें, बाजार मार्केट ऐसा है, अब तेज़ी बोलकर लोगों को बोलेंगे तेज़ी तेज़ी तो फंस जाएंगे तो दिक्कत। मंदी बोलते हैं तो लोगों को बोलता है हम मंदी बोलते हैं इसलिए मंदी। अरे भाई हमारे बोलने से मंदी होती है, हमारे बोलने तेजी। अगर मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ अगर मेरे बोलने से तेजी होती है, मैं एक दिन तेजी ना बोलूँ, एक दिन मंदी ना बोलूँ, पूरी ज़िंदगी भर तेजी बोलूँ। मैं तो चाहता हूँ निफ्टी 1 लाख हो जाए। लेकिन पॉइंट सिंपल है कि हमारे बोलने से कुछ नहीं होता, बाजार को तो जहाँ जाना है वहीं जाएगा। हम अपने हिसाब से उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। जब खराब लग रहा है तो खराब बोलना पड़ेगा, खराब बोलने की मजबूरी है और कोई बात नहीं। तो पॉइंट सिंपल है दीप की, सावधानी रखें। मंदी में टारगेट्स हासिल भी हो जाते हैं, सब लेवल आ भी जाते तो वो खुशी होती नहीं है, दुखी होता है। लोगों के पैसे लग रहे हैं, वेल्थ जा रही है, क्या कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई कैश संभाल के रखो, आगे काम आएगा, लेवल्स अच्छे मिलेंगे तब फिर से पैसा लगाएंगे, मिलेगा मौका, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जिन लोगों ने कैश रखा है, जी बिजनेस के दर्शक समझदार हैं, लेंगे हम नीचे में धीमे धीमे करके लेंगे। बेचने में एक साथ बेच सकते हैं, लेने में तो धीमे धीमे टुकड़ों में ही लेना पड़ेगा। वो हम लेवल आपको बताएंगे भी, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए बस प्लीज़। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए, दोनों तरह के ट्रेड होंगे। जैसे कि अनिल जी ने कहा, मार्च जैसी बिकवाली भी नहीं होगी और अप्रैल जैसी खरीदारी भी नहीं होगी, पर दोनों तरह के ऑप्शंस आपको ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे एक्सपर्ट्स को आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। आशु जी, किरण जी, विश्वेश चौहान, साथ ही वागले साहब, सुमित जी और राकेश जी और कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कमोडिटी पे पूरा एक्शन, सोने ने एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई बनाया है, 50,000 आने की तैयारी में। इस पर डिस्कशन करेंगे मृत्युंजय और मैं और अनिल जी। कल सुबह आपको फिर से मिलेंगे पूरे बाजार के एक्शन के लिए।